देखिए आज पढ़ेंगे अपन लोग एविडेंस एक्ट में लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज। तो 74 जो धारा है वो लोक दस्तावेजों से संबंधित है। सेक्शन 74 ये काय से संबंधित है? लोक दस्तावेज। याद करना है आपको, पूछे जाते हैं कि लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज से संबंधित धाराएं कौन सी है। तो लोक दस्तावेज ये कहता है कि निम्नलिखित दस्तावेज जो है माना जाएगा। कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनको लोक दस्तावेज माना जाएगा? पहला कहता है प्रभुत्ता संपन्न जो लोक सेवक हैं या जिनके नियंत्रण में, जो शासकीय लोक सेवक है जिसके नियंत्रण अधिकारी, ऐसे दस्तावेज जो प्रभुत्ता संपन्न जो अधिकारी है उसके कब्जे में है। दूसरा शासकीय निकाय और अधिकरण के कब्जे में है। कोई शासकीय निकाय हो सकता है, शासकीय निकाय या अधिकरण हो सकता है कोई, या अधिकरण के कब्जे में है। तो ऐसे जो दस्तावेज हैं उनको क्या माना जाता है? उनको लोक दस्तावेज माना जाता है। प्रभुत्व संपन्न अधिकारी के कब्जे में हो कोई, या कोई शासकीय निकाय होते हैं, शासकीय निकाय मतलब शासकीय विभाग जो भी है, या कोई अधिकरण वगैरह है उनके कब्जे में जो दस्तावेज होते हैं वो। और तीसरा कहता है भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में। तो ऐसा कह रहा है कि भारत के किसी भाग, भारत के किसी भाग या कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ से संबंधित दस्तावेज वगैरह जो हैं, या किसी विदेश या विदेश के के विधायी, न्यायिक के विधायी, विधायी कोई दस्तावेज हो सकते हैं या न्यायिक कोई दस्तावेज हो सकते हैं, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक अधिकारी, कार्यपालक लोक अधिकारी के कब्जे में जो दस्तावेज होते हैं या उनके अधीन जो दस्तावेज होते हैं, ऐसे दस्तावेजों को क्या माना गया है? ऐसे दस्तावेजों को लोक दस्तावेज माना गया है। सीधे सीधे बस इतना याद रखें कि जो भी प्रभुत्व संपन्न अधिकारी होते हैं या जो शासकीय निकाय होते हैं उनके कब्जे में जो दस्तावेज होते हैं या जो शासकीय दस्तावेज कह सकते हैं, वो सारे जो दस्तावेज होते हैं वो क्या होते हैं? वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। दूसरा इसमें ये याद रखना है कि किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक दस्तावेज, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्राइवेट दस्तावेजों के लोक दस्तावेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है आपको। दूसरा जो है किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख या लोक दस्तावेज लिख लिए, लोक अभिलेख। हाँ, दस्तावेज अभिलेख एक ही बात होती है। तो दस्तावेज या अभिलेख, तो लोक दस्तावेज भी क्या है? ये सामान्यतः आप जानते हैं कि कोई प्राइवेट दस्तावेज होता है वो लोक दस्तावेज नहीं होता है, लेकिन अगर किसी राज्य के पास अगर वो प्राइवेट दस्तावेज इस उद्देश्य से रखा गया है कि समस्त लोगों को उपलब्ध हो सके, तो ऐसा जो प्राइवेट दस्तावेज है वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। हर प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं होता है, प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन केवल वो प्राइवेट दस्तावेज जो सरकार के अधीन रखा गया है, और किस उद्देश्य से रखा गया है? ताकि वो लोगों को, या लोक दस्तावेज के रूप में रखा गया है। लोक दस्तावेज के रूप में रखा गया मतलब यह है कि साधारण लोगों को उसके बारे में जानकारी हो सके।
तो ऐसा जो लोक प्राइवेट दस्तावेज है वो क्या हो जाएगा, वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए आपका कोई निजी दस्तावेज है, आप चाहते हो कि आपकी जो निजी दस्तावेज है उसके बारे में दुनिया को पता पड़े, आपने शासकीय दस्तावेजों की या राज्य के अधीन उसको रख दिया है ताकि लोगों को पता पड़े। तो ऐसा जो दस्तावेज होगा, जो निजी दस्तावेज है आपका, वो क्या कहलाएगा, लोक दस्तावेज कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं होते, सामान्यतः ध्यान रखें, प्राइवेट दस्तावेज जो होते हैं लोक दस्तावेज नहीं होते हैं, लेकिन राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, ये याद रखें, प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख जो होते हैं, जो लोगों के लिए रखे जाते हैं, ऐसे प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। ये थोड़ा याद रखना है। अब बात आती है कि साहब प्राइवेट दस्तावेज कौन से होते हैं। ये कह रहा है कि जो लोक दस्तावेज नहीं है वो प्राइवेट दस्तावेज होते हैं। कहता है कि अन्य दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज, अन्य दस्तावेज, अन्य दस्तावेज क्या है, प्राइवेट दस्तावेज है, प्राइवेट दस्तावेज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं होते हैं वो दस्तावेज जो है प्राइवेट दस्तावेज कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। ऐसे दस्तावेज जो लोक दस्तावेज नहीं होते हैं वो दस्तावेज क्या कहलाते हैं, वो दस्तावेज जो है आपके प्राइवेट दस्तावेज कहलाते हैं। तो दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लोक दस्तावेज से संबंधित धारा कौन सी है, और ये पूछे जाते हैं इसमें से यहाँ तक, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ये पहले में ही है, ABC करके हैं, और उसके बाद दूसरा है, ये पहले में है ये सारे, और फिर ये दूसरे में है। तो ये याद रखना है, ये पूछे जाते हैं, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और फिर ये भी पूछा जाता है प्राइवेट दस्तावेज कितने में, 75 में, ठीक है। इसके बाद जो है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां 76, तो दोनों सेक्शन याद रखना है। इसके बाद देखिए सेक्शन 76, ये प्रमाणित प्रतियों के बारे में कह रहा है कि अब लोक दस्तावेज वगैरह है तो उसको कैसे पेश किया, उसकी प्रमाणित प्रति पेश कर सकते हैं। 76 कहता है लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, इनकी लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, लोक दस्तावेज की क्या है, प्रमाणित प्रतियां। ये कहता है हर लोक ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने का या किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र के सहित देगा कि वह यथास्थिति ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है, तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे ऑफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाविधान में हस्ताक्षर किया जाएगा, तथा जब कभी ऐसा ऑफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रा युक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित प्रतियां ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियां कहलाएंगी। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जब भी आपको लोक दस्तावेज की कोई प्रति चाहिए होती है ना, जब न्यायालय में लगाना है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो लोक दस्तावेज है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आप लगा सकते हो साक्ष्य के रूप में। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी प्रतियां वगैरह की आपको आवश्यकता है तो जो भी दस्तावेज लोक दस्तावेज के रूप में रखे गए हैं जिसका निरीक्षण हर व्यक्ति को करने की स्वतंत्रता है, ऐसा कोई दस्तावेज जिसका निरीक्षण कोई भी साधारण नागरिक कर सकता है, ऐसा दस्तावेज है। तो विहित फीस के साथ, विहित फीस मतलब जो भी फीस सरकार ने तय कर रखी हो, नॉर्मली फीस होती है फोटोकॉपी की जो पैसा लगता है केवल वही रहता है, थोड़ा बहुत 50-100 रुपए जो भी फीस होती है, ज्यादा फीस नहीं होती, तो उसकी प्रतियां वो आपको दे सकता है। जो भी फीस है आप उसका फीस का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको उस दस्तावेज की प्रतियां दे देगा। तो उसमें लिखा है जब वो दस्तावेज की प्रतियां देगा, स्वाभाविक सी बात है वो उसमें दिनांकित करेगा कि किस तारीख को आपको प्रदान की जा रही जो जानकारी नॉर्मली होती है, उसके नीचे वो अपने हस्ताक्षर करेगा, या अगर वो कोई सील सिक्के का इस्तेमाल करता है, अगर वो प्राधिकृत है किसी सील लगाने के लिए, तो वो उसके नीचे अपनी मुद्रा भी लगाएगा। और साथ में ये भी नोटिस करेगा कि ये मूल दस्तावेज जो था उसकी जो है हूबहू क्या है, कॉपी है। इस तरीके से वो लिख के आपको प्रमाणित प्रति क्या कर देगा, सौंप देगा। तो ये उसमें प्रोसीजर लिखा है। तो प्रमाणित प्रति क्या है, हस्ताक्षर करके आपको दे देगा। सिंपल है, कोई खास नहीं, बस इसका सेक्शन हेडिंग याद रख सकते हैं कि लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां कितने में, 76 में है। स्पष्टीकरण कहता है जो कोई ऑफिसर पदीय कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियां प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है, वे इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसी दस्तावेज की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा। तो अब जो कह रहा है कस्टडी की बात, तो भैया जो दे सकता है यही माना जाएगा कि जो लोक दस्तावेज है उसकी जो है अभिरक्षा में है या उसकी कस्टडी में है।
अब 77 कहता है प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेज का सबूत। अब ये दस्तावेज का सबूत, ये भी याद रखना है आपको सेक्शन, कि प्रमाणित प्रतियों के द्वारा सबूत दिया जा सकता है। आपने पढ़ा है कि भाई अब लोक दस्तावेज है तो लोक दस्तावेज को कैसे साबित कर सकते हैं। लोक दस्तावेज को अगर आपको साबित करना है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप उसको साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो लोक प्राधिकारी के द्वारा दिया हुआ होता है, आपको ऑथराइज्ड भी होता है वो लोक प्राधिकारी आपको देने के लिए। इसीलिए उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अगर आपको लोक दस्तावेज को किसी को साबित करना है तो आप उसकी प्रमाणित प्रति के द्वारा उसे साबित कर सकते हैं। 77 यही कहता है कि ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेजों के भागों की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिसकी वे प्रतियां होना तात्पर्य। तो वही कह रहा है कि लोक दस्तावेज की जब अंतर्वस्तु को आपको साबित करना हो कि भाई ऐसी जो बात है लोग किसी लोक दस्तावेज में लिखी हुई है, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा जो है आप उस लोक दस्तावेज की जो अंतर्वस्तु है, जो उसकी बात है, अंतर्वस्तु मतलब जो भी कथन उसमें अंदर लिखे हुए हैं, उनको जो भी बातें उसमें लिखी हुई हैं, उन बातों को अगर आपको साबित करना है तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा उसे साबित कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे कि लोक दस्तावेजों को कैसे साबित किया जाता है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा। कौन सी धारा कहती है, धारा 77 कहती है कि लोक दस्तावेजों को उसकी अंतर्वस्तु को उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा साबित किया जा सकता है। ये कौन सी धारा कहती है, ये पूछा जाता है, धारा 77 कहती है जी। ठीक है, याद रखेंगे। 78 क्या कहता है देखिए, 78 कहता है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। ये कह रहा है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत, अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। ये तो लोक दस्तावेज हो गए प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, ललित प्रतिलिपि द्वारा। ठीक है, तो ये प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा आप लोक दस्तावेज को साबित कर सकते हैं। किसको, लोक दस्तावेज को, लोक दस्तावेज की अंतर्वस्तु। और ये क्या कह रहा है कि अन्य शासकीय दस्तावेज जो है उसको कैसे साबित करोगे, तो देखिए 78 कहता है, तो दोनों सेक्शन याद रखना, 77 और 78। 77 कहता है कि भाई लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा साबित करते हो। 78 क्या कहता है, 78 कहता है कि अन्य शासकीय दस्तावेजों को कैसे साबित किया जाएगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित लोक दस्तावेज निम्नलिखित रूप से साबित किए जा सकेंगे। पहला कहता है केंद्र सरकार के किसी विभाग के या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के या किसी राज्य सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के कार्य आदेश या अधिसूचनाएं उन विभागों के अभिलेखों द्वारा जो उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं या किसी दस्तावेज द्वारा जो ऐसी किसी सरकार या यथास्थिति क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के आदेश द्वारा मुद्रित हुई तात्पर्य। तो ये कह रहा है अन्य कोई जो दस्तावेज है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन कोई दस्तावेज हो, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन कोई दस्तावेज हो, या फिर राज्य या केंद्र के कोई अभिकरण वगैरह होते हैं, या कह लीजिए कोई विभाग वगैरह होते हैं, उनके अधीन कोई दस्तावेज हो सकता है, या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव से संबंधित कोई दस्तावेज हो सकता है। तो उनको कैसे साबित कर सकते हैं, ये कहता है कि उनमें उन विभागों के अभिलेख द्वारा जो क्रमशः उन विभागों के मुख्य पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित है। तो कुल मिला के प्रमाणित अभिलेखों द्वारा, प्रमाणित अभिलेखों द्वारा, अभिलेखों, तो उनके प्रमाणित अभिलेखों के द्वारा, जो प्रमाणित अभिलेख होते हैं उनके, उसके द्वारा जो है आप उनको साबित कर सकते। कौन प्रमाणित करेगा, जो सक्षम प्राधिकारी है, जिसको शक्ति दी रही है प्रमाणित करने की, उस अधिकारी के प्रमाणित दस्तावेज के द्वारा जो है उन अन्य जो दस्तावेज होते हैं, चाहे वो केंद्र के अधीन हो, चाहे वो राज्य के अधीन हो, या उनके किसी विभाग के अधीन हो, या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के अधीन हो, तो उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप उसको साबित कर सकते हैं। यहाँ भी था और इसी में वही बात है, प्रमाणित प्रतिलिपियों के द्वारा उन्हें साबित किया जा सकता है। आगे कहता है या किसी दस्तावेज द्वारा जो ऐसी किसी सरकार के या यथास्थिति क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के आदेश द्वारा मुद्रित हुई है। तो ये कह रहा है कि अगर ये सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, या क्राउन हो, उनके द्वारा वो मुद्रित वगैरह होती है, मुद्रित हुई है मतलब प्रकाशित की गई है, मुद्रित हुई है मतलब सरकार के जो है आदेश से क्या हुई है, मुद्रित हुई है, यानी प्रकाशित हुई है। मुद्रित दस्तावेज है तो मुद्रित है, मुद्रित है तो मुद्रित दस्तावेज है, वो भी मुद्रित किसके आदेश से हुई, सरकार के आदेश। सरकार कोई भी हो सकती है, चाहे केंद्र, चाहे राज्य हो, या फिर क्राउन के द्वारा हो, तो उनके द्वारा मुद्रित है, तो उस मुद्रित दस्तावेज के द्वारा भी उसे क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। प्रमाणित
अभिलेखों या के द्वारा भी साबित किया जा सकता है, और मुद्रित जो अभिलेख है, मुद्रित अगर हुई है तो उसके द्वारा भी उसे साबित किया जा सकता है, अगर सरकार की तरफ से वो मुद्रित हुई है तो। दूसरा कहता है विधानमंडलों की कार्रवाइयों को कैसे साबित किया जा सकता है। विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल की कार्रवाइयों को कैसे साबित करेंगे। देखिए ये कहता है विधानमंडलों की कार्रवाई क्रमशः उन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संक्षिप्तियों द्वारा या संप्रक्त सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना, तात्पर्य होने वाली प्रतियों द्वारा। ये क्या कह रहा है कि जो विधानमंडल जो में जो कार्रवाई वगैरह चलती हैं उनको अगर प्रमाणित करना है तो कैसे प्रकाशित किया जाएगा, इनको कैसे साबित किया जाएगा। तो जो सरकार जो जर्नल वगैरह प्रकाशन कराती है ना, गजट वगैरह निकालती है, प्रकाशन कराती है, या उनके विवरण वगैरह सरकार अपनी तरफ से जो है ब्यौरे जो देती है वो छापती है, सरकार की अथॉरिटी में जो डाटा वगैरह छपता है, प्रकाशन होता है जर्नल वगैरह में जो सरकार के होते हैं, तो उनके द्वारा, उनकी प्रतियों के द्वारा, उनकी जो मुद्रित प्रतियां हैं उनके द्वारा जो है आप जो विधानमंडल की कार्रवाई है उनको साबित कर सकते हो। लेकिन कब, जब सरकार के द्वारा उन्हें छापा गया हो, सरकार के द्वारा जो छापी जाती है रिपोर्ट, जैसे कोई भी कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक सी बात है सरकार उसके बारे में जो है अधिसूचना वगैरह निकालती है, छापती वगैरह है, तो जर्नल में सरकार की तरफ से जो छापी जाती है उनकी प्रतिलिपियों के द्वारा भी आप उस जो है विधानमंडल की जो कार्रवाई है उनको साबित कर सकते हो। आगे कहता है तीसरा, हर मजिस्ट्रेटी द्वारा या प्रीवी काउंसिल द्वारा या हर मजिस्ट्रेटी की सरकार के किसी विभाग द्वारा निकाली गई उद्घोषणा, आदेश या विनिमय लंदन गजट में अंतर्विष्ट या क्वीन प्रिंटर द्वारा मुद्रित होना, तार्पित होने वाली प्रतियों या उद्धरणों द्वारा। ये पुराने आपने लिखा है क्योंकि जो आजादी से पहले के बने ना कुछ कानून पहले के हैं, तो ये कह रहा है कि जो हर मजिस्ट्रेट ही पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती, तो प्रीवी काउंसिल वगैरह ये सब पहले हुआ करती थी, तो उनके तहत जो भी कानून वगैरह पास किए गए हैं, और जो लंदन गजट, पहले लंदन, अब तो भारत सरकार का गजट होता, पहले लंदन गजट होता था, तो लंदन गजट में जो निकले हुए हैं, या जो क्वीन का जो प्रिंटर है उसके द्वारा छापे गए हैं, पहले जो लोग खुद ही टाइप करके निकाल देते थे अपनी तरफ से, उनको अथॉरिटी थी, तो उनके द्वारा जो अगर मुद्रित हैं, छापे हुए हैं, तो उनकी प्रतिलिपियों के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उन्हें साबित किया जा सकता है। अगला कहता है किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधानमंडल की कार्रवाई। ये कहता है किसी विदेश के कार्यपालिका और विधानमंडल की कार्रवाइयों के बारे में कह रहा है कि अगर उनके बारे में अगर आपको छापना वगैरह है तो क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे। ये कहता है उसके प्राधिकार में प्रकाशित या उस देश में सामान्य इस रूप में गृहीत जर्नलों द्वारा या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा या किसी केंद्रीय अधिनियम में उसकी मान्यता द्वारा। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई विदेशी राज्य का कोई गजट वगैरह है तो उनकी सरकार जिस तरीके से निकालती है, उनकी सरकार ने जो भी गजट वगैरह निकाला होगा उसके द्वारा साबित कर सकते हैं, या जो प्रिंट उन्होंने दिया होगा, मुद्रित किया होगा उसे उसके द्वारा, या फिर केंद्र सरकार का कोई अधिनियम, अधिनियम मतलब कोई भी अधिनियम हो सकता है जिसमें उसे मान्यता दी गई है, तो उस अधिनियम के अनुसार क्या किया जा सकता है, उसको साबित किया जा सकता है। ये विदेशी दस्तावेजों के बारे में कह रहा है। अगला कह रहा है किसी राज्य में के नगर पालिका निकाय की कार्रवाई। अब ये नगर पालिका की बात कह रहा है कि अगर कोई नगर पालिका की कार्रवाई, सेम वही बातें हैं जो ऊपर पढ़ी हैं, सब में लगभग एक ही बातें हैं। ये कहता है ऐसी कार्रवाइयों की ऐसी प्रति द्वारा जो उसके विधिक पालन द्वारा प्रमाणित है या ऐसी निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई, तात्पर्य होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा। ये क्या कह रहा है कि जो नगर पालिका वगैरह वाली जो कार्रवाइयां हैं, तो इनके पहला तो ये कह रहा है प्रमाणित होना चाहिए, जो भी लोक प्राधिकारी है उसके द्वारा, अगर जो भी सक्षम प्राधिकारी था उसके द्वारा प्रमाणित है या उसको प्रकाशित किया गया है तो उसके द्वारा, या तो प्रमाणित होना चाहिए या प्रकाशित होना चाहिए। या मान लीजिए डायरी वगैरह जो भी निकालते हैं अपनी, उसमें अगर उसको प्रकाशित किया तो वो भी प्रकाशन ही होगा, तो किसी भी प्रकार से जो प्रकाशन करते हैं उसका या उसको प्रमाणित करते हैं, तो उसके द्वारा जो है इन सारे दस्तावेजों को क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। छठवां कहता है किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक दस्तावेज, ये अन्य प्रकार की दस्तावेज कह रहा है जो विदेश की दस्तावेज है। ये कहता है मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की या भारतीय कौंसिल या राजनैतिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाण पत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा करने वाले ऑफिसर द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने पर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विदेशी कोई दस्तावेज, विदेशी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो आप उसको कैसे साबित करेंगे, प्रमाणित करेंगे मूल द्वारा या उसकी विधिक पालक द्वारा। जो मूल द्वारा मतलब मूल के द्वारा, जो मूल दस्तावेज है उसके द्वारा उसको प्रमाणित कराएंगे, या जिसके भी कब्जे में वो दस्तावेज है उसके द्वारा उसको प्रमाणित कराएंगे, और उस देश की विधि, जिस देश की वो दस्तावेज है उस देश की विधि के अनुसार
या फिर नोटरी पब्लिक, नोटरी भी कराना पड़ेगी आपको, उसकी नोटरी पब्लिक या फिर भारतीय कौंसिल वगैरह जो होते हैं, दूतावास वगैरह जो होते हैं, उनके द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके साथ कि जो दस्तावेज जो आपने प्रमाणित कराया है, जो मूल की जो है कॉपी है। इस तरीके का अगर आप प्रमाणित कराते हैं तो फिर उसको जो है साबित किया जा सकता है। ये अन्य दस्तावेजों के बारे में कह रहा है, जो विदेशी दस्तावेज वगैरह हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये प्रमाणित कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। तो लोक दस्तावेज 74 में ये याद रखना है आपको, 75 में प्राइवेट दस्तावेज है, 76 कहता है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां, और 77 कहता है कि लोक दस्तावेजों को जो है प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। और 78 जो है आपका कहता है अन्य शासकीय जो दस्तावेज है उनको कैसे साबित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सेक्शन इसमें। ठीक है, इनको आपको याद रखना है कि सारे के सारे जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। प्राइवेट दस्तावेज कितने में, लोक दस्तावेज कितने में है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्राइवेट दस्तावेज की तो सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे दस्तावेज जो लोक दस्तावेज नहीं होते वो दस्तावेज क्या कहलाते हैं, वो दस्तावेज जो है आपके प्राइवेट दस्तावेज कहलाते हैं। और लोक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, जो प्रभुत्ता संपन्न अधिकारी के कब्जे में होते हैं, किसी शासकीय निकाय के कब्जे में होते हैं ऐसे दस्तावेज, या कोई प्राइवेट दस्तावेज जो काय के लिए लोक दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। तो प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज होते हैं कि नहीं होते, नहीं होते। प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं होते, लेकिन ऐसा प्राइवेट दस्तावेज जो लोगों के लिए रखा जाता है या लोक दस्तावेज के रूप में रखा जाता है किसी राज्य के अधीन, ऐसा प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज होता है। तो इसी पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखेंगे कि प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं होते, लेकिन ऐसा प्राइवेट दस्तावेज जो राज्य के अधीन रखा जाता है लोक दस्तावेज के रूप में, तो ऐसा प्राइवेट दस्तावेज लोक दस्तावेज की परिभाषा में आता है। अब देखिए उपधारणाएं हैं, 79 से उपधारणाएं शुरू होती हैं दस्तावेजों के बारे में। उपधारणाएं उपधारणाएं तो आप जानते ही, 79 देखिए। उपधारणाएं मतलब प्रेजम्पशन, न्यायालय मान के चलता है, मान सकता है कि नहीं मानेगा उसके बारे में। ये कहता है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। ये कह रहा है जो भी प्रमाणित प्रति है उसके असली होने के बारे में उपधारणा, असली होने के बारे में, असली होने के बारे में उपधारणा, होने के बारे में। जो भी प्रमाणित प्रति आपने पेश की है कि वो असली है या नहीं है, उसके बारे में न्यायालय क्या उपधारणा करेगा। देखिए, न्यायालय हर ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसे प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्रहण होना विधि द्वारा घोषित है, जिसका केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी ऑफिसर द्वारा या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी ऐसे ऑफिसर द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा इसमें इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्य है। परंतु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सार्थक उस प्रारूप में हो और तथा ऐसी रीति में निष्पादित हुई तात्पर्य हो जो विधि द्वारा तन्निमित विनिर्दिष्ट है, मतलब जो प्रक्रिया विधि ने विनिर्दिष्ट की है उस प्रक्रिया के अनुसार। ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा, मतलब उसको असली मानकर चलेगा। अगर कोई प्रमाणित दस्तावेज जो है आप न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं और जो विधि के अनुसार अगर प्रमाणित है, जैसी विधि ने प्रक्रिया अपेक्षित की है उस प्रक्रिया के अनुसार अगर उसको क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है, तो न्यायालय क्या मानकर चलेगा कि वो जो दस्तावेज है असली है, जब तक कि उसके तत्प्रतिकूल साबित ना कर दें। तो न्यायालय क्या मान के चलेगा कि ये दस्तावेज जो है असली है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो प्रक्रिया विधि में निश्चित की गई है उसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रारूप, जो फॉर्मेट जो सरकार ने निश्चित करा है उस प्रारूप या फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर उस फॉर्मेट और प्रारूप में है दस्तावेज, तो न्यायालय ये मान करके चलेगा कि वो जो दस्तावेज है वो असली है। बस इतना ही याद रखना, कुछ ज्यादा नहीं। तो कुल मिला के न्यायालय प्रमाणित प्रतिलिपि है तो उसको असली मान करके चलेगा, मतलब असली मान के चलेगा। आप प्रमाणित दस्तावेज दीजिए, न्यायालय उसको असली मानेगा कि हाँ ये असली है क्योंकि प्रमाणित है। अब उसके पीछे रीजन सीधा सीधा है कि जो प्रमाणित कर रहा है वो भी सरकारी अथॉरिटी के द्वारा ही प्रमाणित किया जा रहा है ना, तो उस पर शंका का कोई सवाल नहीं उठता। कोई सरकारी अथॉरिटी जबरदस्ती झूठा प्रमाणित तो नहीं करेगा ना, इसीलिए न्यायालय उसको असली मान के चलता है। अब असली मान के चलता है इसका मतलब ये नहीं कि उसका खंडन नहीं हो, उसका हो सकता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन करता है तो वो अपनी तरफ से तर्क दे सकता है, लेकिन न्यायालय मान करके चलेगा कि हाँ ये असली है। आगे लिखा है न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई ऑफिसर जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्य है वह पद या हैसियत जिसका वह ऐसे
कागज में दावा करता है उस समय रखता था जब उसने हस्ताक्षर। अब ये कह रहा है कि वो उस जो अधिकारी वगैरह जो उसे प्रमाणित करता है उसकी हैसियत के बारे में, कि न्यायालय ये भी मान के चलेगा, मान लो उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर थे, जिसने उसे सील लगाया था, जिसने उसे हस्ताक्षरित किया था, तो अब बात आती कि भाई वो अधिकारी उस समय वो पद धारण करता था या नहीं करता था, तो न्यायालय उसके बारे में भी ये मान के चलेगा कि जिस अधिकारी ने उसको प्रमाणित किया है और जिस नाम और सिक्का लगाया है, उसने जो अपने सील वगैरह लगाए हैं, उस समय वो पद धारण करता था, उसके बारे में भी न्यायालय ये मानकर चलेगा कि वो अधिकारी उस हैसियत में उस समय जो है जब उसने प्रमाणित किया था दस्तावेज को, वो पद धारण किए हुए था। तो दोनों के बारे में न्यायालय उपधारणा करके चलेगा, है ना। ये भी चलेगा कि दस्तावेज असली है, दूसरा ये भी चलेगा कि वो सक्षम प्राधिकारी था। सक्षम प्राधिकारी का अर्थ है कि उस समय जो है वो पद धारण किए हुए था। अब देखिए सेक्शन 80। सेक्शन 80 कैसा, साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। ये कह रहा है कोई दस्तावेज अगर एविडेंस के रूप में अगर पेश किए जाते हैं तो उसके बारे में न्यायालय जो है क्या उपधारणा करेगा। ये कह रहा है सिंपल सी है, उन सभी जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा ऐसी साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दी गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग या अभिलेख या ज्ञापन होना अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्य हो, और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपयुक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह दस्तावेज असली है, कि उन परिस्थितियों के बारे में जिसके अधीन वह लिया गया था कोई भी कथन जिसका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य सत्य है, तथा कि ऐसा साक्ष्य कथन या संस्कृति सम्यक रूप से ली गई थी। ये भी सेम वही बात है ऊपर, देखिए एक ही बात है इसलिए बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। वहां भी ये कह रहा है, यहाँ साक्ष्य के रूप में ले रहा है दस्तावेज, तो यहाँ भी न्यायालय जो क्या मान के चलेगा कि वो जो दस्तावेज है असली, अगर चाहे वो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाने के लिए पेश किया गया हो, या कोई अन्य प्राधिकारी हो सकता है जिसमें साक्ष्य जो साक्ष्य ले सकता है उसके समक्ष पेश करने के लिए किया गया हो, या कोई संस्वीकृति हो जो साक्ष्य रूप में दी जा रही हो, तो ऐसे मामले में जो भी मजिस्ट्रेट ने उसको संस्वीकृति कराई थी, संस्वीकृति कराता है तो उस पर हस्ताक्षर वगैरह करता है वो, तो उसके मामले में भी जो है न्यायालय क्या मान के चलेगा कि ये दस्तावेज वगैरह जो है जो एविडेंस के रूप में न्यायालय में पेश किया जा रहा है ये असली है। तो यहाँ भी असली मान के चलेगा और यहाँ भी असली जो है मान के चलेगा। जो भी अधिकारी कर्मचारी ने उस पर साइन किए हैं और अगर एविडेंस में पेश किया जाता है तो जो न्यायालय क्या मान के चलेगा उसको असली मान करके चलेगा। सबूत के रूप में अगर आप पेश करते हैं तो असली मान के, असली मानने का मतलब ये मत समझिएगा कि असली मान लिया तो बोले अब बोले कोई दिक्कत नहीं, न्यायालय असली मान लिया अब सामने वाला पक्षकार कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। न्यायालय ने अपनी तरफ से मान लिया उसे असली, अब उसे ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, उसका खंडन कर सकता है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन न्यायालय अपनी तरफ से असली मान के चलेगा। जब अगर उसके ऊपर दूसरी पार्टी के ऊपर राइट है, अगर उसको दूसरी पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो वो खंडन कर सकता है, खंडन करेगा तो उसको अपनी तरफ से सबूत देना पड़ेगा। बस सीधा सीधा सांतर ये होता है कि उपधारणा सबूत के भार को कम कर देती है। भार को कम कैसे करे हैं, भार को कम ऐसे किया कि मान लो आपने सबूत पेश किया है, आप ए हैं, आपने पेश किया, तो अब आपको इसके बारे में सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि ये असली है कि नकली है। न्यायालय ने मान लिया कि वो असली है, अब आपको सिद्ध नहीं करना इस बात को, ठीक है ना। आपका सबूत का भार क्या हुआ, खत्म हो गया, आपको सिद्ध नहीं करना कि ये असली है कि नकली है। यहाँ न्यायालय ने मान लिया, मतलब आपने पेश किया और न्यायालय ने मान लिया, तो अब सीधी सी बात है कि आपको सबूत पेश नहीं करना है। वो बात अलग है कि दूसरी पार्टी को पेश करना पड़ेगा, तो सबूत का भार दूसरे पे चले गया, लेकिन आपका जो सबूत का भार था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, निल हो गया, है ना। तो उपधारणाएं क्या करती हैं, सबूत के भार को खत्म करती, कम करती है, कम करती हैं या खत्म करती हैं, ये कह लीजिए, तो कम करती हैं। अब ये आपने सिद्ध किया, आपने पेश किया, न्यायालय ने मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब सेक्शन 81 ये लगभग एक से ही है। 81 देखिए क्या कहता है। 81 कहता है राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। ये लगभग आपको हेडिंगें लगभग याद करनी है, और कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा वो थोड़ा देखना है आपने, बाकी इनकी सबकी हेडिंगें कर लेंगे आप याद बस। और उपधारणा करेगा न्यायालय सब में, असली होने की उपधारणा करेगा। उसमें आएगा क्वेश्चन करेगा, कर सकेगा, तो करेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा। किस बात के बारे में, असलियत के बारे में, उनकी असली होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा, ठीक है। 81 कहता है कि राजपत्र मतलब सरकार जो गजट वगैरह होते हैं उनके बारे में।
समाचार पत्र हैं, पार्लियामेंट के एक्ट वगैरह हैं, उनके बारे में यहाँ भी न्यायालय उपधारणा करेगा। ये कहता है न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लंदन गजट, कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना, या कोई समाचार पत्र या जर्नल होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट की क्वीन प्रिंटर द्वारा मुद्रित होना तात्पर्य है, तथा हर ऐसी दस्तावेज का जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसकी किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सार्थ उसी रूप में रखी गई है जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में पेश की गई हो, तो असली होना उपधारित करेगा। ये भी सेम बात है, ऊपर जो बात है ये भी बात है, बस ये किसके बारे में बात है, ये जो गजट वगैरह होते हैं उनके बारे में कह रहा है, राजपत्र वगैरह जो छापे जाते हैं या समाचार पत्र वगैरह जो छापे जाती हैं, पार्लियामेंट के प्राइवेट वगैरह एक्ट वगैरह जो होते हैं उनको जो छापा जाता है। तो क्राउन की बात तो हर जगह आएगी, क्योंकि पुराने कुछ लॉ जो है अपन पढ़ रहे हैं वो आप यही पढ़ लीजिए, 1872 का पढ़ रहे हैं, है ना। अगर इसको क्राउन को अगर अनुमति नहीं देंगे तो फिर ये अवैध हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो उनके द्वारा जो भी जारी वगैरह किए गए हैं और समुचित अगर प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखे गए थे, तो जब उनको पेश किया जाता है तो न्यायालय इनके भी असली होने के बारे में क्या करेगा, उपधारणा करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी उपधारणा करेगा, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा। अब देखिए, सॉरी 82 क्या कहता है, सो 81A और है अभी 81A। 81 ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र की उपधारणा। ये इलेक्ट्रॉनिक गजट, जिस सेक्शन याद रखेंगे आपके, इलेक्ट्रॉनिक गजट कहाँ दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गजट, बस इतना याद रखेंगे इसमें, इतना सा नाम कि इलेक्ट्रॉनिक गजट जो है कहाँ दिया गया है, 81A में जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक गजट के बारे में, उपधारणा के बारे में बताया गया है, या इलेक्ट्रॉनिक गजट इस तरीके से याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्र के बारे में उपधारणा, तो इलेक्ट्रॉनिक गजट के रूप में भी, इलेक्ट्रॉनिक गजट कितने में, 81 में, याद रखना है ना। आजकल गजट जो है इलेक्ट्रॉनिक ही रूप में निकल रहे हैं ना। तो ये कहता है न्यायालय ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है, या जिसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सार्थ उस रूप में रखा गया जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में पेश किया गया है। सेम वही बात है, यहाँ भी न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी गजट को निकाला जाता है और जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुसार उसको निकाला जाता है, और जो विधि की प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति रखने के लिए सक्षम है उसके अधीन उसे रखा जाता है, तो उस गजट के बारे में भी जो न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करके चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गजट है ये असली है। बाकी कुछ नहीं, स्पष्टीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है इसका, केवल इसका नाम याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक गजट, इतना ही पूछा जाएगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक गजट से संबंधित धारा है 81A। ठीक है, सेक्शन देखिए आप 82। 82 कहता है आपका मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्रह दस्तावेज के बारे में उपधारणा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मुद्रा वगैरह नहीं लगी है और इंग्लैंड का कोई दस्तावेज है उसके बारे में क्या उपधारणा। हालांकि ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लेते हैं। ये कहता है जबकि किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्य है जो इंग्लैंड या आयरलैंड के किसी न्यायालय में किसी विशिष्टि को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अब अधिप्रमाणीकृत करने वाली मुद्रा या स्टाम्प या हस्ताक्षर को, या उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षर किया जाना तात्पर्य है दावाकृत न्यायिक या पदीय हैसियत को साबित किए बिना इंग्लैंड या आयरलैंड में तत्समय प्रबद्ध विधि के अनुसार गिरा होती, तब न्यायालय ये उद्धारित करेगा कि ऐसी मुद्रा, स्टाम्प या हस्ताक्षर असली है और उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति एवं न्यायिक या पदीय हैसियत जिसका वह दावा करता है उस समय रखता था जब उसने हस्ताक्षर किया था, तथा दस्तावेज उसी प्रयोजनों के लिए वह इंग्लैंड या आयरलैंड में ग्रह होगी। ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई दस्तावेज जो है इंग्लैंड है या आयरलैंड है, वहां के कोर्ट वगैरह में अगर पेश हो सकता है, सीधी सीधी सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर वो दस्तावेज, आप इतना याद रखें कि इंग्लैंड और अगर आयरलैंड में ग्रह है तो यहाँ के न्यायालय भी उसको ग्रह मानेंगे, और ये मानेंगे कि भाई अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जो मुद्रित नहीं है, अगर उस पर कोई सील बील नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर वो इंग्लैंड और आयरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड में अगर वो क्या है, इंग्लैंड और आयरलैंड
इंग्लैंड और आयरलैंड के न्यायालय अगर उसे गिरह मानते हैं न्यायालय, तो भारत का न्यायालय भी उसको गिरह मानेगा। भारत का न्यायालय भी क्या मानेगा, उसको गिरह मानेगा, या कैसे गिरह मानेगा नहीं, या कह लीजिए असली मानेगा, असली मानेगा। ऐसे दस्तावेजों इंग्लैंड और आयरलैंड के न्यायालय द्वारा उनको असली माना जाता है या उनको ग्रहण किया जाता है, वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे दस्तावेजों को जो है भारत का न्यायालय जो है वो भी क्या मानेगा, असली मान करके चलेगा। बस इतना सा खास नहीं है। खैर अब ये बातें पुरानी हो गई। अब देखिए 83, 83 कहता है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों और रेखांकन के बारे में उपधारणा। यहाँ भी न्यायालय उपधारणा करेगा, ठीक है। ये कहता है न्यायालय उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांकन जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्य हैं वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध हैं, किंतु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों और रेखांकन के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि न्यायालय यहाँ भी मानेगा अगर वो सरकार के प्राधिकार के अधीन जो भी नक्शे वगैरह सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं और उनके अनुसार अगर उन्हें बनाया जाता है, तो यहाँ भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसको मान के चलेगा कि वो जो है असली है। लेकिन यहाँ वो ये साबित करने के लिए कह सकता है कि वो जो नक्शा है वो सही है, उसको साबित करने के लिए कहा गया 83। 83 कहता है रेखांकनों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही है। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ भी न्यायालय असली मान के चलेगा, ये भी मानेगा न्यायालय के वो असली है, लेकिन वो कह रहा है कि जो पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो क्या है रेखांकन, यानी रेखांकन मतलब नक्शा वगैरह जो है, रेखांकन, रेखांकन क्या करे, क्या है, असली है। ये आपको साबित करना पड़ेगा पहले कि रेखांकन असली है। न्यायालय मान के चलेगा यहाँ, लेकिन रेखांकन को पहले ये साबित करना पड़ेगा कि जो रेखांकन आपने पेश किया है वो असली है। अगर वो असली है तो न्यायालय मान लेगा कि हाँ ये जो है असली है। अब 84 देखिए, सेक्शन 84 क्या कहता है। 84 कहता है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। ये लॉ के बारे में कहता है कि जो लॉ है यहाँ भी न्यायालय करके चलता है। ये कहता है न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियां अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, तथा हर ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों या रिपोर्टें अंतर्विष्ट होना तात्पर्य असली होना उपधारित करेगा। यहाँ भी न्यायालय असली होना। ये कह रहा है कोई विधि की पुस्तकें वगैरह, कोई लॉ की पुस्तकें वगैरह हैं जो सरकारों की, सरकार के अधीन जो छापी जाती हैं, सबसे पहले सरकारी छापी लॉ बनाती, तो सबसे पहले एक पुस्तक सरकार के द्वारा ही छापी जाती है। तो सरकार के द्वारा जो पुस्तकें निकाली जाती हैं, जो लॉ निकाला जाता है, सरकार कोई भी कानून बनाती है तो आप जानते हैं पहले निकालती है सरकार, सबसे पहले प्रकाशन कौन करता है, सरकार करती है। तो सरकार के द्वारा प्रकाशन वगैरह अगर उनका किया गया है, या कह रहा है कोई न्यायालय के जजमेंट, जो न्यायालय ने जजमेंट सुनाते हैं तो आप जानते हैं कि उन जजमेंटों का भी संकलन होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उनका संकलन होता है, उनकी भी पुस्तकें आती हैं। तो वो जो पुस्तकें उसमें जो जजमेंट वगैरह दिए गए हैं या जो लॉ दिया गया है उसके भी असली होने की न्यायालय क्या करेगा, उसकी भी असली होने की न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा। यहाँ भी न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा। अब देखिए 85, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछा जाता है मुख्तार नाम। ये कहता है मुख्तार नामों के बारे में, मुख्तार नामा के बारे में उपधारणा सेक्शन पूछा जाता है। मुख्तारनामा होता क्या है पहले तो, है ना, मुख्तारनामा क्या होता है। मुख्तारनामा को इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी, मतलब अपनी शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर देना। जैसे मान लो आपका ये वो लोग करते हैं जिनके ज्यादा बिजनेस चल रहे होते हैं ना। अब एक व्यक्ति है, उसकी मान लो 10 कंपनियां चलती हैं, उसकी 10 कंपनियां चलती हैं, वो बेचारा जो है हर कंपनी में नहीं आ सकता। अब उसी की हर जगह साइन लगेंगे, तो वो क्या करता है, अपनी जो शक्तियां हैं किसी अन्य को दे देता है कि मेरी तरफ से जो है ये काम करेगा और जो शक्तियां मैंने दी उनका ये पालन कर सकता है। जैसे हमने शक्ति दे दी कि अब बिल वगैरह मान लो मेरे साइन होते हैं किसी पे, अब मैंने अपने मैनेजर को शक्ति दे दी अपनी कि जो है मेरी तरफ से अगर ये साइन करेगा, तो ऐसे इसको कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। तो इस तरीके से शक्ति दे सकते, तो अब वो जो काम मैं करता था वो मेरा मैनेजर कर सकता है क्योंकि मैंने उसे पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है। तो इस तरीके की जो होता है अपनी शक्तियां, कुल मिला के इतना याद रखें, अपनी शक्तियां किसी अन्य को प्रदान कर देना क्या कहलाता है, मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटर्नी कहलाता है। ठीक है, तो अपनी शक्तियां किसी अन्य को दे देना। अब उसके बारे में कह रहा है कि जब देखिए आप जब शक्तियां दोगे तो उसके लिए भी आपको दस्तावेज निष्पादित करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, मौखिक तो होती नहीं कि आपने मौखिक किसी को शक्ति दे दी तुम कर लो, ऐसा थोड़ी होता है।
तो उसके लिए भी आपको जो है एक मुख्तारनामा कहते हैं जिसको हिंदी में, या पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, वो बनवानी पड़ती है। तो वो दस्तावेज होता है वो आपको बनवाना पड़ता है। तो उसके बारे में कह रहा है कि उस दस्तावेज के असली होने के बारे में अगर उपधारणा करनी हो कि भाई पावर दिया था कि नहीं दिया था, तो उसके बारे में कैसे की जाएगी। ये कह रहा है न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना वो नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय या न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उप कौंसल या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणित होना तात्पर्य है निष्पादित और अधिप्रमाणित की गई थी। तो ये सिंपल सी बात है कि जब आप मुख्तारनामा बनाते हैं तो या तो आप न्यायालय के समक्ष बनाया गया होगा आपने, या पावर ऑफ नोटरी के समक्ष भी, नोटरी से भी बन जाता है, जो नोटरी नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा भी बनाया जाता है। तो कह रहा है उनके समक्ष अगर वो नोटरी के समक्ष बनाया गया है तो इसके बारे में भी जो न्यायालय क्या मान के चलेगा कि उनके समक्ष जो है आपने क्या किया था, वो मुख्तारनामा जो है बनाया था। क्योंकि नोटरी पब्लिक जो होता है वो भी क्या होता है, एक क्या कहते हैं, नोटरी पब्लिक जो होता है सरकार के द्वारा ही प्राधिकृत किए जाते हैं, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई ऐसी झूठी पावर ऑफ अटर्नी वगैरह ना बनाए। तो ये लोग इनकी रिलायबल लोग होते हैं, तो या न्यायालय के समक्ष बने होंगे, या मजिस्ट्रेट के समक्ष बने होंगे, या फिर जो है नोटरी पब्लिक के समक्ष बने होंगे। तो न्यायालय ये मान के चलता है कि इनके समक्ष ही जो है क्या बनाए गए थे, इनको बनाया गया, और ये क्या है, असली है। ठीक है, इसके बारे में अब देखिए 85A इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा, ये भी सेक्शन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में जो है उपधारणा 85A है, उसके बाद बी है और फिर सी है। तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं, 85A, बी और सी। इसमें 3 सेक्शन है, बी और सी। ठीक है, तो 3 सेक्शन है, ये तीनों का जोड़ा है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित धारा कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक करार 85A कैसे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक करार से। ठीक है, एग्रीमेंट से संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक। ये कहता है न्यायालय ये उपधारित करेगा कि हर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसका ऐसा करार होना तात्पर्य है जिस पर पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है, पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाकर किया गया था। जैसे नॉर्मल करार होता है ना, कि जब नॉर्मल करार होता है उसमें दोनों पक्षकार सहमत होते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसी के बारे में कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर एग्रीमेंट हुआ है, कोई करार हुआ है और उस पर दोनों पक्षकारों ने जो है अपने चिन्ह लगाकर, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाकर अगर उसे अनुप्रमाणित किया है, तो न्यायालय ये मान करके चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या किया गया है, इसको करार किया गया है। मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा करके इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है या करार किया है। तो सिंपल सा है, हेडिंग याद रखना है, इसमें कोई खास नहीं है। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में उपधारणा। ये कह रहा है कि उपधारणा, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक करार हो गया, अब इसकी उपधारणा कह रहा है क्या करी जाएगी। ये कहता है, तो दोनों पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की उपधारणा कितने में, बी में है, इलेक्ट्रॉनिक करार कितने में, ए में है, और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाकर, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा कितने में, सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में उपधारणा ये कहता है, पहला, किन्हीं भी ऐसी कार्रवाइयों में जिसमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्विष्ट है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय ये उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से जिसमें सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित परिवर्तित नहीं किया गया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सुरक्षित रूप से, जब इलेक्ट्रॉनिक अपन आईटी एक्ट में पढ़ते हैं वही भाषा है कि जब सुरक्षित रूप से, अगर सुरक्षित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस चिन्ह को लगाया गया है, तो न्यायालय मानकर चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो है आपने चिन्ह लगाया है वो क्या है, सही है। मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई परिवर्तन वगैरह नहीं किया गया है, तो न्यायालय मानकर चलेगा कि जो चिन्ह लगाया गया उस पर इलेक्ट्रॉनिक वो क्या है, सही है। दूसरा कहता है किसी ऐसे कार्रवाइयों में जिसमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह अंतर्भित है, जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को चिन्ह या अनुमोदन करने के आशय से लगाया गया। ये कह रहे हैं कि जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, मतलब न्यायालय ये मानकर चलेगा कि जो भी सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है उपयोगकर्ता जो है, उपयोगकर्ता के द्वारा ही लगाया जाता है ना, उपयोगकर्ता जारी करता है आईटी एक्ट में, तो उसी की कह रहा है कि जब तक आप तक प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, न्यायालय मान के चलेगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह क्या है, सही तरीके से लगाया गया है और सही है। दूसरा कहता है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की दशा में की सेवाएं, धारा की कोई बात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित कोई उपधारणा सृजित नहीं करेगी। ये कह रहा है कि भाई चिन्हों के बारे में उपधारणा करेगी, उसके अलावा अन्य कोई उपधारणा जो है ये धारा जो है अपने आप में बना करके नहीं चलेगी, अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित।
उसकी प्रमाणिकता कि भाई उसको प्रमाणित किया था कि नहीं किया था, उसके बारे में कोई उपधारणा नहीं, केवल इस बारे में उपधारणा बनाएगी कि ये जो है इनके द्वारा लगाए गए, बस प्रमाणित किया था या नहीं किया था उसके बारे में कोई उपधारणा नहीं बनाएगी, क्योंकि वो आगे है। ये कहता है अगला, अब देखिए 85C क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा। ये उपधारणा है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के बारे में। ये कह रहा है जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय ये उपधारित करेगा कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र को स्वीकार किया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह पत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता की सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह वगैरह की जो प्रमाण पत्र वगैरह पेश करते हैं न्यायालय में, उसके बारे में न्यायालय क्या कह रहा है, जो भी सूचनाएं प्रमाणित की गई हैं उनको सत्य मान के चलेगा, सिवाय उनको जो प्रमाणित नहीं की गई, मतलब ऐसी सूचना छोड़ दी जाएंगी जो प्रमाणित नहीं है, बाकी सारी सूचनाएं जो उसमें दी गई हैं, जो उसमें लिखी गई हैं और अगर उन्हें प्रमाणित किया गया है तो उन सूचनाओं को न्यायालय असली मान करके चलेगा। ठीक है, तो सिंपल है, वैसे इसमें कोई इतना अंदर पढ़ लिया है लेकिन इसमें पूछा नहीं जाता, इसमें जो है आपका ABC करके इसकी हेडिंग्स जो है पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका गजट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक गजट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो है एग्रीमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है, उसके बाद उपधारणा है इसकी दो। ठीक है, तो इसकी हेडिंग जो है मोस्टली पूछी जाती है। अब देखिए सेक्शन जो है 86 कहता है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। थोड़ा यहाँ से देखना है आपको, सेक्शन जो है 86 जिन न्यायिक जो निर्णय होते हैं विदेश के उनके बारे में कह रहा है। ये कहता है न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा। अब देखिए यहाँ बदल गया, जो विदेशी न्यायालय के निर्णय हैं वहां न्यायालय, इन सब में तो आपने पढ़ा कि सब उपधारणा करेगा असली होने की, करेगा चल रहा था, लेकिन यहाँ उपधारणा कर सकेगा, यहाँ जरूरी नहीं करेगा नहीं, कर सकेगा आ जाएगा। देखिए ये कहता है न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के जो भारत या हर मजिस्ट्रेटी अधिक्षेत्र का भाग नहीं है, न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्य होने वाली कोई दस्तावेज असली है और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति में से प्रमाणित हुई तात्पर्य हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति होना, ऐसे देश में या केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है, जो ऑफिसर ऐसे किसी राज्य क्षेत्र या स्थान के लिए जो भारत या मजिस्ट्रेटरी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 43 में यथा परिभाषित राजनीतिक अभिकर्ता है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार का उस देश में है और के लिए प्रतिनिधि समझा जाएगा किसी वह राज्य क्षेत्र या स्थान समावेश की। खैर इसमें भाषा की कोई जरूरत नहीं, सीधी सीधी आपको ये देखना है कि इसमें क्या करता है, कोई विदेशी न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, कोई जजमेंट होता है, कोई विदेशी न्यायालय ने कोई जजमेंट वगैरह दिया है या कोई निर्णय वगैरह दिया है, तो उसके बारे में न्यायालय क्या करेगा, आपको उन्हें केवल उपधारणा देखना है। तो यहाँ न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा, कर सकेगा, ध्यान में रखें, कर सकेगा आएगा यहाँ, न्यायालय उपधारणा करेगा नहीं, कर सकेगा। मतलब न्यायालय का मन है, न्यायालय चाहे तो मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता। कर सकेगा मतलब ये होगा कि न्यायालय चाहे तो उसे साबित मान भी सकता है, असली मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता, दोनों बातें। अगर मान कर सकेगा करेगा, अगर मान लेगा उसे तो फिर वो आपसे सबूत की मांग नहीं करेगा, और कर सकेगा नहीं मानता है तो फिर आपसे वो सबूत की मांग कर सकता है। तो ये न्यायालय के विवेक अधिकार है, या जो विदेशी निर्णय होते हैं उसको न्यायालय, उसके बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं आया है, कर सकेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसमें न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा, ना कि करेगा। बाकी जितने पढ़े हैं सब में उपधारणा करेगा, तो यहाँ क्या करेगा, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। तो ये पूछा जाता है, इतना ही क्वेश्चन बनता है कि न्यायालय उपधारणा करेगा या कर सकेगा। न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, या तो सेक्शन वाइज पूछेंगे या सीधा पूछेंगे कि विदेशी न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उसके बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, करेगा, तो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, ये याद रखना है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अब कहता है 87 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। ये कह रहा है जो पुस्तकें वगैरह, मानचित्र वगैरह होते हैं उनके बारे में जो है न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा। जो पुस्तकें वगैरह छापी जाती हैं उनके बारे में, वहां पे सरकारी वाली थी, यहाँ पे नॉर्मल जो पुस्तकें वगैरह हैं वो मानचित्र वगैरह उनके बारे में। ये कहता है न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा, यहाँ भी कर सकेगा, कि कोई पुस्तक जिसमें लोक साधारण या हित संबंधी बातों की जानकारी के लिए देखे और प्रकाशित मानचित्र या चार्ट जिसमें कथन सुसंगत तथ्य हैं और जो उसके निरीक्षण पेश किए गए हैं उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था,
जिसके द्वारा या जिस समय या जिस स्थान पर उसका लिखा जाना प्रकाशित होना तात्पर्य है। ये क्या कह रहा है, यहाँ भी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, सेम यहाँ भी न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा। तो ये याद रखना, बस आपको इतना ही थोड़ा तालमेल बना के रखना कि कहाँ न्यायालय उपधारणा करेगा और कहाँ न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। तो 87 भी क्या कहता है कि यहाँ भी न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा। तो यहाँ भी शब्द क्या आया है, कर सकेगा। तो 86 87 दोनों में क्या करेगा, कर सकेगा। इतना याद रखना, बस इतना से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, इतना ही याद रखना है। इतना ही क्वेश्चन होता है, और जो अंदर भाषा लिखी वो कोई मतलब ही नहीं, बस केवल आपके मतलब का इतना ही है ना, और इतना ही पूछता है, इतना ही क्वेश्चन इस पे बनता है। तो न्यायालय उपधारणा करेगा या कर सकेगा, तो न्यायालय उपधारणा क्या करेगा, कर सकेगा। 87 जो दस्तावेज वगैरह होते हैं उनके बारे में न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा। जो नॉर्मल जो दस्तावेज होते हैं, जो छपे होते हैं, बाजार में आते हैं, उनके बारे में कह रहा है, या कोई बाजार में जो नक्शे वगैरह आ रहे हैं उनके बारे में, तो उनको न्यायालय असली मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। तो ये न्यायालय का विवेक अधिकार है। ठीक है, अब देखिए 88 है, तार संदेशों के बारे में उपधारणा है। ये तार संदेश सेक्शन बाकायदा याद रखने हैं आपको, है ना। ये तार संदेश है, तार या संदेश, पहले चलते थे तार वगैरह, पहले आपने देखा होगा बोले तार आ गया, है ना, तो वो उसके बारे में, या कोई संदेश वगैरह, चिट्ठी वगैरह, पत्री वगैरह जो आती है आपकी, वो अब तो खैर बहुत कम हो गया, पहले आते थे। तो ये कह रहा न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई संदेश जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया है जिसे ऐसे संदेश का संबंधित होना तात्पर्य है, उस संदेश के रूप में है, उस संदेश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को जहां कि वह संदेश पारित किया गया था तात्पर्य है, परिदत्त किया गया था। किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारित किए जाने के लिए परिदत्त किया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो संदेश, जो डाकघर की बात हो रही है कि क्योंकि पहले डाकघर से ही भेजे जाते थे संदेश वगैरह, तो ये कह रहा है कि डाकघर से जो संदेश वगैरह भेजे जाते हैं या पारित किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा कि भैया ये जो है असली है, जो तार जो भेजा गया है वो क्या है, असली है। लेकिन अब उस व्यक्ति को मिला या नहीं मिला, इसके बारे में न्यायालय कोई उपधारणा नहीं करेगा कि भाई उसको सौंप दिया था, उसको पहुंचाया था कि नहीं पहुंचा, उसके बारे में नहीं। न्यायालय बस हाँ ये उपधारणा, जो तार जो संदेश है, मान लो जो संदेश जो भेजा, इतना सा चिट्ठी में जो संदेश आता था, जरा सा होता था, 1-2 लाइन का संदेश होता था तार, अब वो तार जो संदेश आपको भेजा उसके बारे में न्यायालय मान के चलेगा कि हाँ जो डाकघर से निकला है वही संदेश जो ये है। लेकिन अब इसके बारे में न्यायालय उपधारणा नहीं करेगा अपने आप में कि भाई वो निकला और आपको मिल गया कि नहीं मिला, उसके बारे में न्यायालय उपधारणा नहीं करेगा। केवल उस संदेश के बारे में उपधारणा की जा सकती है कि हाँ जैसा वहां से डाला था वैसे ही इसमें जो है नोटेड है और ये जो है उस उधर से आया है। लेकिन ये ना मान के नहीं चलेगा कि अब बात आती कि भी मिला ही नहीं कि मिला, तो उसके बारे में न्यायालय उपधारणा इस धारा में नहीं करेगा। ठीक है, 88 जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में है, ये तार संदेश है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहाँ पे आ गया, 88 में संदेश है 88 में। इसमें भी हेडिंग ही याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संदेश जैसे मेल वगैरह हो गए, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक संदेश है, तो यहाँ भी न्यायालय उपधारणा करेगा। इसमें कहता है न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा, यहाँ उपधारणा कर सकेगा कि प्रवर्तक द्वारा ऐसी प्रेषित को किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक परिसेवक के माध्यम से अग्रेसित कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश जिसे ऐसे संदेश का संबोधित किया जाना तात्पर्य है उस संदेश के समरूप है जो पारेषण के लिए उसके कंप्यूटर में भरा गया था, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। ये कह रहा है उस व्यक्ति के बारे में जिसने भेजा था उसके बारे में कोई उपधारणा नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में भी न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा, सकेगा लिखेगा, कर सकेगा, यहाँ भी न्यायालय उपधारणा चाहे तो कर सकेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश है उसके बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है, लेकिन जिसने भेजा उसके बारे में कोई उपधारणा न्यायालय अपने आप में नहीं करेगा। जो व्यक्ति भेजता है उसके बारे में कोई, आपने भेजा तो आपके बारे में कोई उपधारणा नहीं करेगा, लेकिन संदेश के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है। तो न्यायालय क्या कर सकेगा, यहाँ भी कर सकेगा, कर सकेगा शब्द यहाँ भी आया है वो दोनों में। ठीक है, अब देखिए 89 क्या कहता है, पेश ना की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। ये कह रहा है ऐसे दस्तावेज जो पेशवादी नहीं किए गए हैं, पेश नहीं किए गए हैं, उनके बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। तो ये कह रहा है न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं की गई है विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित स्टाम्पित और निष्पादित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि कोई दस्तावेज न्यायालय ने आपसे मांगा ना, न्यायालय ने आपसे कोई दस्तावेज मांगा जो दस्तावेज आपके कब्जे में है, न्यायालय ने आपसे मांगा और उस दस्तावेज को अगर आपने पेश नहीं किया,
मान लो न्यायालय ने आपसे मांगा, आपने तामील कराई कि वो दस्तावेज पेश करिए, आप उस दस्तावेज को अगर आप पेश नहीं करते तो ये कह रहा है कि भाई उस दस्तावेज के बारे में न्यायालय क्या अवधारणा करेगा। तो ऐसे ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई दस्तावेज न्यायालय आपसे मंगाता है और अगर आप उसे पेश नहीं करते तो ये समझ लो कि वो आपके खिलाफ चलेगी वो बात, यानी न्यायालय ये मानकर चलेगा कि वो असली है और प्रमाणित है, इसीलिए आप नहीं पेश कर रहे क्योंकि वो आपके खिलाफ जाएगी। इसलिए देखिए कोई भी व्यक्ति कोई दस्तावेज को क्यों नहीं पेश करता, इसीलिए नहीं पेश करता, उसके खिलाफ कोई बात होगी उसमें, है ना। तो न्यायालय ये मान के चलता है कि जो दस्तावेज जो है आपके खिलाफ है, मतलब उसमें आपके खिलाफ बातें लिखी हैं और वो क्या है, असली है, सही है, इसीलिए वो जो है आप दस्तावेज को क्या कर नहीं कर रहे, न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर रहे। तो ये कहता है विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्थापित और निष्पादित है। अनुप्रमाणित है वो दस्तावेज, अनुप्रमाणित, निष्पादित और तीसरा शब्द क्या आया है स्टाम्पित, स्टाम्पित है। तो ये न्यायालय मान के चलेगा, मतलब अगर कोई दस्तावेज जो है कि भाई अनुप्रमाणित है, निष्पादित है या स्टाम्पित है, अगर आप पेश नहीं करोगे तो न्यायालय ये अपने आप में मान के चलेगा कि वो प्रमाणित है दस्तावेज, स्टाम्पित है, निष्पादित है, इसीलिए आप उसको पेश नहीं करें। तो न्यायालय ये कौन दस्तावेज जो न्यायालय ने आपसे मंगाए थे और आपने न्यायालय में पेश नहीं की, तो उनके बारे में न्यायालय अपने आप में क्या है, धारणा बना लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन भी, कि जो दस्तावेज आप पेश नहीं करते उनके बारे में न्यायालय क्या, उनके बारे में न्यायालय मान के चलेगा कि प्रमाणित है, निष्पादित है और स्टाम्पित है। तो ये तीन शब्द आपको याद रखने। अब 90 कहता है 30 वर्ष पुराना, ये भी इंपॉर्टेंट, ये काफी पूछा जाता है। इसमें दो हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक भी आएगा 90A में, शायद इलेक्ट्रॉनिक आएगा, इसमें दो चीजें आपको याद रखना है। देखिए ये कहता है 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज के बारे में उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग कई बार गलत करते हैं कि कोई दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना है, कितना, 30 वर्ष पुराना, अगर कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है, 30 साल हो गए, तो उसके बारे में न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा या कर सकेगा, यही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ उपधारणा करेगा नहीं, कर सकेगा आएगा। ठीक है, लोग बाग सोचते हैं कि 30 वर्ष पुराना हो गया तो न्यायालय उपधारणा कर लेगा, बोले 30 वर्ष पुराना है तो करेगा लगा देते हैं लोग, करेगा नहीं है, इसमें कर सकेगा आएगा। देखिए ये कहता है जहां की कोई दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश की गई है, वहां न्यायालय उपधारित कर सकेगा। देखिए ये शब्द है ना, यही लोगों को गड़बड़ हो जाता है, लोग सोचते हैं कि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है तो यहाँ न्यायालय मान के चलेगा अगर वो उचित अभिरक्षा में था। तो उपधारणा, यहाँ भी न्यायालय उपधारणा करने के लिए मजबूर नहीं है, भले ही 30 वर्ष पुराना है, यहाँ न्यायालय उपधारणा कर सकेगा शब्द आया, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है, कर सकेगा। अगर कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है तो भी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय बाउंड नहीं है कि 30 वर्ष पुराना है तो न्यायालय मान ले कि बोले सही है ना, न्यायालय ऐसा कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है और लोग गलत करते हैं इसमें, तो इसको ध्यान से याद रखना। 30 वर्ष पुराना है तब भी न्यायालय का विवेक अधिकार है कि वो उसको सत्य माने या ना माने। ठीक है, तो ये कह रहा है वहां न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज, कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर उसका या अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्य थे उस व्यक्ति के हस्तलेख में, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिसके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्य। ये तो कॉमन सी बातें लिख दी हैं। कुल मिला के ये है कि अगर न्यायालय उस पर उदाहरण कर सकेगा, वो कर सकेगा, उचित अभिरक्षा वगैरह में पेश की गई तो जो भी साइन वगैरह उस पर थे तो न्यायालय मान के चल सकता है, मतलब न्यायालय जरूरी नहीं कि मानेगा, अगर मान के चल सकता है तो ये भी मान सकता है कि हाँ उस व्यक्ति ने किए होंगे, अगर न्यायालय मान लेता है तो, नहीं तो फिर वो आपसे साबित करने के लिए कह सकते हैं कि भाई साबित करिए। तो यहाँ इतना ही आपको याद रखना है, स्पष्टीकरण छोड़ दीजिए, कोई नहीं है। ये उदाहरण इसके कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ लेना है ना, उदाहरण इसके खास नहीं आते नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना पूछे जाते हैं। अब देखिए 90A, ये भी पूछा जाता है सेक्शन 90A, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज है वो। तो इसमें आपको याद रखना कि चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, यहाँ तो 30 वर्ष हो गई बात कि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है उसके बारे में उपधारणा। अब ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कितना पुराना होना चाहिए जब न्यायालय उपधारणा करेगा, तो ये कह रहा है इसके लिए आपको याद रखना है 5 वर्ष। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कितना पुराना, 5 वर्ष पुराना। ये कहता है जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसका 5 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है साबित किया गया है कि किन्हीं अभिरक्षा में जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित
समझता है पेश किया गया है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह होना तात्पर्य है, उसके द्वारा या उसकी ओर से इसने में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया था। ये क्या कह रहा है? देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, पहला तो सेक्शन वाइज बनता ही है, इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक आपका अभिलेख के बारे में उपधारणा, एक तो सेक्शन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कितना पुराना होना चाहिए जब न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, तो 5 वर्ष पुराना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष पुराना जो होता है उसके बाद में। फिर तीसरा क्वेश्चन यही उपधारणा पे बनता है कि इसमें न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा या करेगा, उसमें भी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, कर सकेगा, यहाँ भी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा ही आया है। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, ये 30 वर्ष पुराने, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की बात करें तो कितने वर्ष पुराना होना चाहिए उसे जब न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, 5 वर्ष पुराना, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 5 वर्ष और नॉर्मली दस्तावेज कितने वर्ष पुराने होने चाहिए, 30 वर्ष पुराने, उनके बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं, कर सकेगा। तो ये याद रखना है। ये था जो आपका इस खत्म हो गया इस ये वाला जो है आपका अध्याय। एक और अध्याय है, 1 मिनट, इसमें कितने हैं, 90 100, इसको और देख लेते हैं आज, इसको खत्म करते हैं क्योंकि आपका आईपीसी शुरू करना है। तो ये भाग ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है अपन लास्ट भाग बचेगा इसका, वो जल्दी हो जाएगा, इसी सप्ताह 2-4 दिन में हो जाएगा, ज्यादा सेक्शन नहीं है, 67 बचेंगे सेक्शन, तो वो आराम से 2 या 3 दिन में वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आईपीसी शुरू करेंगे। देखिए इसको और देखिए, ज्यादा सेक्शन नहीं, थोड़ा थोड़ा देखना है, ज्यादा नहीं। 91 देखिए, अध्याय 6 है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। 91 का सेक्शन क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, मतलब अगर किसी चीज का दस्तावेजी साक्ष्य है तो फिर मौखिक साक्ष्य की क्या आवश्यकता है, वो दस्तावेज अगर साक्ष्य है तो फिर मौखिक साक्ष्य नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। तो मतलब सबसे अच्छा साक्ष्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट है ना, अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो फिर मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, ये उसी के बारे में है। ये कह रहा है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्तियों के अन्य व्ययों के निबंधनों का साक्ष्य। ये कह रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कोई संविदा वगैरह की गई है, कोई शर्तें वगैरह लगाई गई हैं, उनकी कोई अनुदान वगैरह किया गया है, या कुल मिला के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है, जो संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है जो लेखबद्ध किया गया है, तो उसके बारे में कह रहा है। या निबंधन मतलब होता शर्तें वगैरह जो है उनके बारे में है, तो उसके बारे में साक्ष्य कैसे देंगे आप, है ना, अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया था तो उसके साक्ष्य कैसे देंगे। ये कहता है जबकि किसी संविदा या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्वयन के निबंधन, निबंधन मतलब होता शर्तें, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, तब तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्वयन के निबंधन के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दशाओं में जिसमें पूर्व अंतर्विस्त उपबंधों के अधीन द्वितीय साक्ष्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीय साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जब आपसे विधि अपेक्षा करती है कि कोई दस्तावेज जो है लिखित होना चाहिए और आपने उसको लेखबद्ध किया है, उसमें वो सारी बातें अगर आपने डाली हैं, लेखबद्ध करके डाली हैं, तो सिंपल सी ये बात कह रहा है कि फिर उसके बारे में आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। केवल जब अगर आप सेकेंडरी, जो तो आप जानते हैं सेकेंडरी एविडेंस देने वाली बात हो, तब वो बात अलग है कि जब आप सिवाय आप मतलब आप मौखिक साक्ष्य दे पाओगे सिवाय जब आप सेकेंडरी एविडेंस वाली जो बात पहले तुम पढ़ चुके हैं लागू होती, तब वो अलग बात होती है कि सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हो, जब मूल खो गया है, मूल नहीं मिलता है, या उसकी असलियत ही प्रसंगत होती है अंतर्वस्तु के सिवाय, तब आप उसका सेकेंडरी एविडेंस देख सकते हो। उस अवस्था में तो आप उसका मौखिक साक्ष्य दे सकते हो केवल अंतर्वस्तु के सिवाय उसके साक्ष्य के। वरना ये सिंपल सा नियम कहता है कि अगर कोई दस्तावेज लेखबद्ध किया गया है और विधि आपसे अपेक्षा करती है कि ये लिखित होना चाहिए, मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जहाँ विधि आपसे अपेक्षा करती है कि लेखबद्ध की जाए और आपने उनको लेखबद्ध कराया है। अगर आपने लेखबद्ध कराया तो अब जब लेखबद्ध कराया है तो फिर उसका मौखिक साक्ष्य नहीं दे पाओगे आप, उसको लेखबद्ध साक्ष्य के द्वारा ही आपको साबित करना पड़ेगा, सिवाय अपवाद। एक अपवाद तो वो होता ही है कि जब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, अगर आपको अनुमति है तो उस मामले में फिर आप उसका मौखिक, क्योंकि मौखिक साक्ष्य देखिए जब आप लेखबद्ध, जो इसमें एक क्वेश्चन और ध्यान रख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई दस्तावेज है, कोई दस्तावेज जो है लेखबद्ध किया गया था,
और उस दस्तावेज के बदले में मान लीजिए आपके पास दस्तावेज नहीं है और आप उसको जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहते हैं, तो वो मौखिक साक्ष्य कैसा साक्ष्य माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस। तो जो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जो मौखिक साक्ष्य होगा वो कौन सा साक्ष्य होगा, द्वितीयक साक्ष्य होगा। द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकता है, द्वितीयक साक्ष्य तो वो अपन आगे पढ़ चुके हैं कि जब कोई दस्तावेज खो जाता है, मिलता नहीं है, दूसरे के कब्जे में है, तब उसका आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। सामान्यतः तो आपको प्राइमरी एविडेंस ही साबित करना है ना, तो वो सीधे आपको याद रखना है उसके सिवाय। तो बस इतना याद रखिए कि दस्तावेज को आप दस्तावेज के माध्यम से ही साबित कर सकते हैं। एतद्विद अंतर्विष्ट लिखा है ना, द्वितीयक साक्ष्य ग्राह है उसकी अंतर्वस्तु की द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय। अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय मतलब जो बात अंतर लिखी है उसके सिवाय, इसमें अंदर कोई जो भी कथन लिखे हैं उनको आप मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है दस्तावेज का। कब दिया जा सकता है, जब उसकी असलियत प्रसंगत होती है। आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये असली ही नहीं है, ये नकली है, तो उसके बारे में आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। बाकी नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट को आपको डॉक्यूमेंट से ही साबित करना पड़ेगा, ये है नियम। अपवाद है इसका, एक पहला अपवाद भी दिया है। ये कहता है जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो, तब यह दर्शित किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का जिसके द्वारा में नियुक्त किया गया था साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये लोक दस्तावेज, ये अपवाद है। क्या अपवाद है कि मान लो लोक दस्तावेज, लोक ऑफिसर कोई वगैरह होता है, तो उसको लेखबद्ध करके जो है इस बात की साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि जो है उस अधिकारी को जो है उस रूप में नियुक्त किया गया। उदाहरण के लिए मान लो आप एडीपी बन गए, तो आप उसमें भी देखोगे कि एडीपी बन गए, नॉर्मली अपन जब वकालत करते हैं तो एक वकालतनामा लगाते हैं, एक प्राधिकार पत्र लिखित में न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं। लेकिन एडीपीयू के लिए ऐसा नहीं होता है कि एडीपीयू भी अपनी तरफ से एक वकालतनामा लगाए या कोई प्राधिकार पत्र न्यायालय में पेश, उसकी तो नॉर्मली नियुक्ति ही हुई है, तो उसको अधिकार पत्र देने की जरूरत नहीं होती बार बार, है ना, कि वो न्यायालय में जाके हर केस में जाए और फिर अपना अधिकार पत्र पेश करे, तो ऐसी जरूरत नहीं होती। ऐसे ही यहाँ कह रहा है कि कोई लोक सेवक वगैरह है जो किसी दस्तावेज, स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई दस्तावेज लिखा गया हो, तब उनकी नियुक्ति की गई होगी, तो उस दस्तावेज को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सब जानते हैं नियुक्ति होती सरकार के द्वारा, इसीलिए। तो पहला अपवाद ये हो गया। दूसरा ये कहता है जिन बिलों का भारत में प्रोबेट मिला है वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेगी। तो ये कह रहा है जो बिल वगैरह जो है प्रोबेट वगैरह भारत में मिला हुआ है, प्रोबेट मतलब प्राधिकार वगैरह भारत सरकार को मिला हुआ है, तो उन प्रोबेट जो प्राधिकार मिला उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं। स्पष्टीकरण एक इसमें लिखा है दूसरे का, यह धारा उन दशाओं को जिसमें विनिर्दिष्ट संविदा अनुदत्त या संपत्ति के वयन एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट है तथा उन दशाओं को जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अंतर्विष्ट है समान रूप से लागू। ये कह रहा है कोई दस्तावेज जो एक ही दस्तावेज में मान लो कई चीजें हैं तो उन पे भी ये जो धारा है समान रूप से लागू होती है। दूसरा कहता है जहां की एक से अधिक मूल है वहां केवल एक मूल साबित कर। ये कह रहा है पहले भी अपन पढ़ चुके कि कई मूल हैं तो उनमें से केवल एक जो है मूल को साबित करना पड़ेगा। तीसरा कहता है इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी बात का किसी भी दस्तावेज में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रवाहन नहीं करेगा। ये कह रहा है मौखिक साक्ष्य के प्रवाहन वगैरह नहीं करेगा, कोई खास नहीं है। देखिए अब इसमें उदाहरण एक आध देखें क्या है। ये लिखा है यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र जिनमें वे अंतर्विष्ट साबित करने होंगे। ये सिंपल सा उदाहरण है। कह रहा है कि कोई संविदा है, कोई संविदा अगर कई पत्रों में मिलके जो है बनाई गई है, तो वो ये कह रहा है कि उनके सारे के सारे पत्र जो है आपको साबित करने पड़ेंगे। जो सारे पत्र हैं वो क्या करने पड़ेंगे, आपको साबित करने पड़ेंगे। मान लो 3 पत्रों में संविदा है तो देखिए वो इसीलिए करने पड़ेंगे कि संविदा है पूरी बात आ जाएगी, इसीलिए आधा अधूरी बात से काम नहीं चलेगा ना। अगर कई कागजों में बनी है तो वो कई कागज जो है जितने भी 2 प्रति में 3 प्रति में एक साथ बनाई गई है वो सबने साइन किए, तो वो सबको क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। कौन सी बात में, संविदा की बात में। यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो वह विनिमय पत्र साबित करना हुआ। ये कह रहा है कोई विनिमय पत्र वगैरह है उसमें अंतर्विष्ट है तो फिर वो विनिमय पत्र वगैरह को साबित करना पड़ेगा। बस ज्यादा खास इंपॉर्टेंट उदाहरण नहीं है ना ही आते हैं। अब देखिए इसका जो है 92 कहता है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। ये भी याद रखेंगे, ये सेक्शन पूछा जाता है। मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन।
ये क्या कह रहा है कि मौखिक करार वगैरह हुआ है, वो साक्ष्य वगैरह जो आपने दिया है उसका अपवर्जन, उसका रोकना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब किसी ऐसी संपदा, अनुदान या संपत्ति के अन्वयन के निबंधनों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वे दस्तावेज के रूप में लिखित किए जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका है। ये अगली धारा की बात कह रहा है कि अगर मौखिक साक्ष्य के द्वारा, वो पहले जो दस्तावेज में होना चाहिए समुदा, और उसको अगर पहली धारा में साबित किया जा चुका है, इससे पहले 91 के द्वारा अगर उसे साबित किया जा चुका है, तब ऐसे किसी लिखित के पक्षकारों या उसके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंधनों को खंडन करने या उसके फेरफार करने या जोड़ने या उससे घटाने के प्रयोजनों के लिए ग्रहण ना की जाएगा। सिंपल सी बात कही गई है। क्या कहा गया है कि अगर कोई साक्ष्य वगैरह जो है पहली वाली धारा में किसी दस्तावेज से आपने साबित कर दी, करार एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट मतलब जो बातें हुई थी उसका एक एग्रीमेंट हुआ था, करार हुआ था, आप में समझौता हुआ था, उस समझौते की कोई बात जो है आपने धारा 91 के तहत क्या करता है, उसको लेखपत्र जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनके द्वारा आपने उनको साबित कर दिया। अब ये कह रहा है कि बाद में कोई अन्य बात जोड़ना चाहते हो, मौखिक साबित करना, तो मौखिक साक्ष्य देने से आपको रोक दिया जाएगा। वो पहले अपन पढ़ चुके हैं ना, अगर कोई दस्तावेज में है कोई बात और अगर उसका दस्तावेज लिखा गया है तो उसको आपको दस्तावेज के द्वारा ही साबित करना पड़ेगा, फिर आप उसका मौखिक साक्ष्य नहीं दे पाओगे। सीधी सी बात है, अगर दस्तावेज में है कोई तथ्य, कोई बात, करार, तो उसको दस्तावेज के द्वारा ही साबित करोगे, उसका मौखिक साक्ष्य आप नहीं दे पाओगे। ये इसमें बीमा पॉलिसी वाला उदाहरण आते हैं जी। देखिए, परंतु पहला कहता है ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा जो किसी दस्तावेज को अविद्यमान बना दे, जो किसी, ये परंतुक है, जो किसी व्यक्ति को तत्संबंधी किसी डिग्री या आदेश का हकदार बना दे, या कपट, अभित्रास, अवैधता, सम्यक निष्पादन का अभाव, किसी संवादकारी पक्षकार के सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का अभाव, या निष्फलता विधि का प्रभाव, या तथ्य की भी, ये साबित किए जा सकते हैं मौखिक द्वारा। क्या क्या साबित कर सकते हो आप? उस करार को झूठा साबित कर सकते हो, आप उसकी शर्तों को जो भी लगी हुई थी, या उसका प्रतिफल वगैरह था कि भाई ये गलत वगैरह, तो ये परंतु है इसमें कि भाई इसको जो है आप साबित कर सकते हो। दूसरा कहता है किसी विषय के बारे में जिसके बारे में दस्तावेज मौन है, मतलब कोई आपने एग्रीमेंट किया है उसमें जो मान लो ब्लैंक चीज आ गई कोई, अब इसको उदाहरण से समझेंगे अपन तो और ज्यादा समझ में आएगा कि उसमें कोई दस्तावेज में लिखित चीज थी वो मौन है उस बारे में, तो उसका मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। दस्तावेज था उसमें कोई शब्द आता है वो मौन है, तो अब उसका क्लियरिफिकेशन के लिए फिर आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो। दस्तावेज की असलियत ही प्रश्नगत होती है तो आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो, है ना। प्रतिफल के बारे में मौखिक साक्ष्य दे सकते हो कि भैया इसमें न ज्यादा लिख लिया, ऐसा था ही नहीं, हमारे बीच बोले इतना प्रतिफल तय नहीं हुआ था, तो उसका आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही। ऐसे तीसरा परंतुक है, ऐसी किसी संपदा, अनुदान या संपत्ति के अवयन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होनी, पूर्वभाव शर्त गठित होने वाली किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सके। ये आप ये भी साबित कर सकते कि पूर्वभाव शर्त मतलब जो एग्रीमेंट लिखा था उससे पहले एक पूर्वभाव शर्त का मतलब होता है ऐसा करार जिसमें कोई पहले पूर्व शर्त होती है जिसको आपको पूरा करना होता है, तब जाके वो एग्रीमेंट जो है लागू होता है। हमने कोई शर्त लगा दी कि हम आपको ये संपत्ति देंगे लेकिन हमारी पहले ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी, हमने एग्रीमेंट लिख लिया, अब आप बात वो पूर्व शर्त जो है आप ये साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं कि भैया जी एग्रीमेंट लागू ही नहीं होता क्योंकि पहले की जो शर्त थी वो लागू ही नहीं, मतलब इन्होंने पालन ही नहीं किया उसका। तो ऐसी पूर्व शर्त वगैरह अगर आपकी मौखिक शर्त थी तो उसको भी साबित कर सकते हैं, काय के द्वारा? मौखिक साक्ष्य द्वारा। परंतु पांचवा कहता है कोई प्रथा रूढ़ी जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां उस पक्षकार की संविदाओं से प्राय उपाबद्ध रहती है साबित की जा सकेंगी, परंतु यह तब जबकि ऐसी प्रसंगतियां उपाबंध संविदा में अभिव्यक्त निबंधनों के विरुद्ध या उससे असंगत ना हो। ये कह रहा है प्रथाएं वगैरह जो होती हैं जो किसी संविदा वगैरह से जुड़ी हुई होती है अगर उससे असंगत नहीं है तो उनका भी जो है मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। लास्ट जो परंतु है इसका ये कहता है कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है साबित किया। ये भाषा के बारे में कहता है, कोई भाषा है संदिग्ध लगती है तो उसको भी जो है आप जो वर्तमान तथ्य है उसके द्वारा जो है साबित कर सकते हो। अभी देखिए इसकी उदाहरण आता है, इसका एक या दो उदाहरण देख लेते हैं, काफी उदाहरण है इसमें। ये कहता है बीमा की एक पॉलिसी उस माल के लिए जो कलकत्ता से लंदन वाले पोत में है, माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है जो पोत नष्ट हो जाता है, यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पॉलिसी में मौखिक रूप से अपवादित था साबित नहीं किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, पहला उदाहरण कह रहा है कि भैया कोई माल किसी जहाज वगैरह द्वारा भेजा ना जाता,
उसके द्वारा जो है आपका जो है एग्रीमेंट भी वगैरह हुआ था। अब आप मान लो वो जहाज नष्ट हो गया, अब आप उस बात का साक्ष्य देना चाहते हो कि भैया वो जहाज नहीं था, दूसरे जहाज से ले जाना था, मतलब वो जहाज का दिक्कत है आपको, तो आप उस जहाज के बारे में मौखिक साक्ष्य देना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि उस साक्ष्य को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? कि आपका जब लिखित है तो उसमें सारी बातें होंगी कि कैसे कहाँ माल किस तरीके से ले जाया जाएगा। तो आप अब उसका अपवाद देना चाहते हो कि नहीं, बोले इस जहाज से नहीं फलाने जहाज से जाना था, तो उसका मौखिक साक्ष्य जो है न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। ये खैर खास नहीं था ये। अब देखिए, ये भी छोड़ दीजिए, रामपुर की चाय संपदा। हाँ, ये देख लीजिए रामपुर वाला तीसरा वाला। ये कहता है रामपुर चाय संपदा, मतलब चाय संपदा मतलब चाय का बगान नामक एक संपदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है, जिसमें विकृत संपत्ति का मानचित्र अंतर्भुक्त है। मतलब जो भी संपत्ति बेची जा रही है उसमें उसका मानचित्र भी लगा हुआ है। जैसे अपन संपत्ति बेचते हैं तो उसमें एक नक्शा देते हैं उसका, तो ऐसा कह रहा है कि वो संपत्ति बेची गई, वो बगान कह लीजिए, चाय का बगान होते हैं, तो जो बगान बेचा गया उस बगान का जो है उसमें नक्शा भी शामिल था। वो कहाँ थी? रामपुर में थी। अब कह रहा है रामपुर में अंतर्विष्ट है, यह तथ्य की मानचित्र में ना दिखाई गई भूमि सदैव संपदा का भाग रूप मानी जाती रही है और उस विलेख द्वारा उसका अंतरित होना विपरीत साबित नहीं किया जा सकता। अब ये क्या कह रहे हैं कि मानचित्र भी लगा है और आप ये कह रहे हैं कि वो भाग जो मानचित्र में जो बोले जो संपत्ति वगैरह थी, बोले उसका भाग नहीं है। बोले अगर आप इसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसको मौखिक साक्ष्य द्वारा न्यायालय साबित करने की अनुमति नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब मानचित्र लगा ही है, सारी बातें स्पष्ट ही हैं, तो आप ये कैसे साबित कर सकते कि बोले जो भाग बेचा गया, बोले मानचित्र लगा, बोले ये वाला नहीं था, बोले इससे हटकर था वो। तो जब स्पष्ट है सारी बातें तो फिर उसका मौखिक साक्ष्य आप नहीं दे सकते। ठीक है। अब अपने दूसरा उदाहरण इसमें ये देखना है। हाँ, ये बासे वाला कमरे वाला देख लीजिए। ये घोड़े वाला भी आता है, ये देख लीजिए, एक 6 नंबर का है। ये कहता है खाको का एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। ये पूछा जाता है, क्या कह रहा है? खाको का एक घोड़ा बेचता है और उसकी मौखिक वारंटी देता है कि घोड़ा अच्छा है। ठीक है। खा के उन शब्दों को लिखकर एक कागज पर देता है। का ने 500 रुपए में घोड़ा खरीदा। खा मौखिक वारंटी साबित करते गए। क्या कह रहा है कि मान लो कोई, जैसे अपन दुकानदार पे जाते हैं, कोई चीजें खरीदने जाते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि भैया वो मौखिक वारंटी देता है कि भैया जो घोड़ा आप खरीद रहे हो जो अच्छी किस्म का है, और उस बात को जो है लिख करके जो है आपको एक कागज पर भी दे देता है। और घोड़ा आपने 500 रुपए में खरीदा, तो अब अगर इस पे कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है कि भाई ये घोड़ा अच्छा है या नहीं है, तो आप उसकी मौखिक वारंटी को अपने मौखिक साक्ष्य द्वारा क्या कर सकते हो? साबित कर सकते हो। ये उदाहरण आता है, तो इसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हो, क्योंकि उसने मौखिक गारंटी दी थी, भले ही उसको लिखबद्ध कर लिया बाद में, लेकिन जो गारंटी दी थी आपको मौखिक दी थी, तो आप उसको क्या कर सकते हो? साबित कर सकते हो। काय के द्वारा? अपने मौखिक साक्ष्य द्वारा। दस्तावेज तो है ही, मौखिक साक्ष्य द्वारा जो है आप उसकी जो है गारंटी की बात आ रही है, तो गारंटी को साबित कर सकते हो कि इसने जो है हमें मौखिक रूप से जो है वारंटी दी थी, उसके बाद हमने ये दस्तावेज निष्पादित करा खरीदने बेचने का, तो उसकी गारंटी की बात आ रही है, तो आप उसकी गारंटी जो है मौखिक साबित कर सकते हो। ठीक है। अगला आता है बासा वाला। बासा का मतलब होता है ठहरने का स्थान। बासा शब्द आया है तो बासे का मतलब होता है ठहरने का स्थान, कोई होटल वगैरह हो सकता है जहां लोग ठहरते हैं। इसमें 2 उदाहरण आते हैं, ये देखिए क्या कहता है। खाका बासा का भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है कमरे 200 रुपए प्रति माह का, वो यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबंधनों के अंतर्भागत है भोजन भी था। देखिए अब क्या, उदाहरण के लिए मान लो आपका घर कोई किराए से लेने आया है, ठहरने का स्थान घर भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है। आपने किसी व्यक्ति ने 1 माह के लिए आपका घर किराए से लिया, उसमें आपने उसको एक डॉक्यूमेंट दिया, प्ले कार्ड जो भी हो, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हो, आपने उसको लिखित में दे दी कि भैया 200 रुपए प्रति माह। तो मुझे कह रहा है कि वो व्यक्ति ये साबित करना चाहता है कि 200 रुपए में मैंने घर तो लिया है लेकिन इसमें खाना भी था, मतलब 200 रुपए में आप उसे खाना भी दोगे और रहने भी दोगे। तो वो इस बात का साक्ष्य दे सकता है कि 200 रुपए किराया में खाना भी शामिल था। क्या दे सकता है? इसका मौखिक साक्ष्य दे सकता है। ध्यान रखेंगे। 1 माह, अब इसमें देखो क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1 माह की बात आ रही है, 1 माह के लिए कितने रुपए में लिया? 200 रुपए में। अब देखिए इसलिए बात आ रही है कि जो 1872 की बात है, कब की बात है? 1872 का है। 1872 में भैया 200 रुपए बहुत हुआ करते थे, आज की डेट में कुछ नहीं है, लेकिन 1872 में 200 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि आज उस जमाने में लोगों को 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं मिलते होंगे अपनी सैलरी में, तो ये 200 रुपए दे रहा है उदाहरण में, है ना, इतनी बड़ी रकम दे रहा है।
और वो भी कितने दिन के लिए, केवल 1 दिन, 1 महीने के लिए। जब वो इतनी बड़ी रकम दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति जब ज्यादा पैसे दे रहा है किसी जगह के लिए तो स्वाभाविक सी बात है, अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई खाना भी होगा, रहना तो है, साथ में खाने का भी खर्चा होगा इसमें, इसीलिए इतनी बड़ी रकम दे रहा है वो। आपके घर में कोई किराए से रहता है, नॉर्मली आपका घर का मान लो 5 या 10,000 रुपए किराया है, वो आपको 20,000 रुपए किराया दे रहा है महीने का, तो वो ये साबित नहीं कर सकता कि भाई 20,000 इसीलिए दे रहा हूँ कि उसमें खाना भी है, महीने का खाने का भी है उसमें, और आपका किराया भी है। तो वो मौखिक वारंट, मौखिक जो है उस चीज को साबित कर सकता है। ऐसे ये कह रहा है कि इस चीज को मौखिक साबित किया जा सकता है। अब इसी का दूसरा उदाहरण देखिए नीचे। खाका एक भाषा 1 वर्ष के लिए का भाड़े पर लेता है और उसके बीच अटर्नी द्वारा तैयार किया हुआ स्टाम्पित करार किया जाता है। वह करार भोजन के लिए विषय में मौन है, का साबित नहीं कर सकता कि मौखिक तौर पर उससे निबंधनों के अंतर्गत भोजन भी देना था। अब ये कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए लेता है, ये वही उदाहरण है। ये कह रहा है 1 वर्ष के लिए उसने किराए से लिया, क्या उसके घर को, कमरे को, जो भी हो, और उसने क्या किया, उसे अटर्नी द्वारा रजिस्टर्ड भी कराया, रजिस्टर्ड कराया, जैसे आजकल होता है ना, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड करा देते हैं अपन, जब अपन किराए से देते हैं तो किरायानामा लिखा लेते हैं, तो ऐसा ही उन्होंने किरायानामा लिखा लिया। अब ये कह रहा है भोजन के बारे में जो किरायानामा था वो क्या है, मौन है, उसमें कोई बात नहीं आई भोजन के बारे में। तो कह रहा है क्या इस भोजन की बात को वो मौखिक वारंटी द्वारा साबित कर सकता है, ये नहीं कर सकता। इस बारे में मौखिक वारंट, अपने मौखिक साक्ष्य द्वारा जो भोजन की बात को जो है, ये जो ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, ये साबित नहीं कर पाएगा। ध्यान में रखना, इसमें साबित कर पाता है और इसमें साबित नहीं कर सकता, मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकता। साबित का मतलब है मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकता है, इसमें मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकता मौखिक, और इसमें मौखिक साक्ष्य दे सकता है। मौखिक साक्ष्य यहाँ क्योंकि लिखित नहीं हुआ था ना, यहाँ कोई लिखित नहीं हुआ था, केवल उसने एक एक दे देते ना कि हाँ लिख के दे दिया, वो होते हैं। यहाँ रजिस्टर्ड है, यहाँ रजिस्टर्ड है, जब रजिस्टर्ड है तो फिर नहीं कर सकते आप, क्योंकि 1 वर्ष के लिए, और दूसरा 1 वर्ष और 1 माह, याद रखना तो गलत नहीं होगा। 1 माह की बात आएगी तो मौखिक दे सकता है, 1 वर्ष की बात आएगी तो नहीं दे सकता, ये याद रखने का तरीका है ना। और ये भी याद रखना है कि यहाँ रजिस्टर्ड है, वहां केवल रजिस्टर्ड नहीं था, वहां केवल उसने लिख के नॉर्मली दे देते हैं, जैसे अपन ने लिख के दे दिया ना, तो वहां साबित कर सकते हैं। यहाँ जो है रजिस्टर्ड है, जब रजिस्टर्ड है तो सीधी सी बात है, हर बात है, हर तथ्य उसमें आने चाहिए, तो इसको जो है वो मौखिक साक्ष्य द्वारा वो साबित नहीं कर सकता। बस इसमें इतना ही देखेंगे। अब देखिए 93 जो उदाहरण आप पढ़ लेना, उसके इंपॉर्टेंट है। 93 देखिए, 93 क्या कहता है। 93 कहता है संदिग्धदार दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसे संशोधन करने के साक्ष्य का आवर्तन। ये कह रहा है कोई दस्तावेज ऐसा है जो संदिग्ध है, अपने आप में ही संदिग्ध है, उसको पता ही नहीं पड़ रहा कि भाई उसमें क्या आना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई बात लिखी होती है, वो स्पष्ट ही नहीं हो रहा कि कौन सी बात है, तो उसके बारे में क्या आप साक्ष्य दे सकते हो, मौखिक साक्ष्य द्वारा उसको सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, उसी के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखने से ही संदिग्धता या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो उसका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दें। तो ये कह रहा है कि जब कोई दस्तावेज देखने से ही लगता है कि ये जो है, उसकी भाषा देखने से ही लगता है कि ये अस्पष्ट है, गलत है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए या उसकी त्रुटि को दूर करने के लिए आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। अगर ऐसा हो जाए तो सभी लोग ऐसी भाषा लिखेंगे, फिर अपना मौखिक तर्क देंगे और फिर उनको साबित कर लेंगे ना, ऐसा। इसीलिए तो अगर कोई दस्तावेज अपने आप में ही कुल मिला के क्या है, संदिग्ध है या अस्पष्ट है, तो उसकी भाषा को सिद्ध करने के लिए जो है आप क्या नहीं दे सकते, उसका मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। देखिए लिखा है खाको का, ये उदाहरण आता है, खाको का 1500 और 1000 रुपए में, मतलब 2 बातें आई। वो कह रहा है कि भैया एक घोड़ा बेच रहा है और उसमें लिखा है कि 1500 में या 1000 में या 1500 में ले लो, तो इस बात को साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि कौन सी रकम इसमें से लेनी थी, क्योंकि स्पष्ट नहीं है ना कि 1000 में बेच रहा है कि 1500 में बेच रहा है। जब हम कोई को किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचते हैं तो एक दाम होता है उसका। ये क्या कह रहा है कि 1000 में या 1500 में खरीद लो, है ना। एक दाम 1000 है और एक कह रहा है 1500, ये तो घोड़े बेचने की बात हो रही है। वो कह रहा है कि भैया 1000 में या 1500 में खरीद। अब भाषा ही स्पष्ट नहीं कि भैया 1000 में बेच रहा है कि 1500 में बेच रहा है। अब आप कहते हो बी हो, आप कहते हो एक ही बात को, जिसके भैया जी तो 1000 में बेचना चाह रहा था, इस बात को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहते हो, तो ये कह रहा है इस बात को मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अस्पष्ट है भाषा कि 1000 में बेचना चाह रहा था वो कि 1500 में बेचना चाह रहा था, तो इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है।
अब ये कह रहा है किसी विलेख में रिक्त स्थान है, उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता ये दर्शित करते हो कि उसकी किस पूर्ति किस प्रकार। अब मान लो कोई रिक्त स्थान छोड़ दिया, कोई विलेख मतलब कोई दस्तावेज था, वहां ये सारी यहाँ तो लिखा यहाँ लिखा, ये बीच में एक स्थान छूटा हुआ है। अब आप कहो कि नहीं उस स्थान में फलाना चीज थी, तो उसका मौखिक साक्ष्य आप नहीं दे सकते क्योंकि संदिग्ध है ना। तो सिंपल याद रखें कि अगर कोई दस्तावेज वगैरह संदिग्ध होता है तो उसका मौखिक साक्ष्य जो है आप नहीं दे सकते। इतना आपको याद रखना कि अगर दस्तावेज संदिग्ध है तो उसका जो है उसको आप मौखिक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते कि मौखिक साक्ष्य देकर जो है उसको आप जो है स्पष्ट कर दो। 94 देखिए, सेक्शन 94 क्या कहता है। 94 कहता है विवादक तत्वों को दस्तावेजों के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। विवादक तत्व जो है उस दस्तावेज के द्वारा अपवर्जन। जी क्या कहता है, ये कहता है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, जबकि वह विवादक तत्वों को ठीक ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वे ऐसे तत्वों को लागू होने के लिए अग्रेसित नहीं थी। ये कह रहा है कि विवादक मतलब विवादक तत्व कौन होते हैं, जिन पे विवाद होता है। अगर कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें वो विवादक तथ्य है और वो स्पष्ट है उसमें, तो उसको साबित करने के लिए या उसको ना साबित करने के लिए आप कोई अन्य साक्ष्य नहीं दे पाओगे। ये कह रहा है अगर कोई विवादक तथ्य है मतलब जिसपे विवाद है, कोई डॉक्यूमेंट था जिसपे विवाद था, मान लो कोई घर है विवादित घर था, उस घर के बारे में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सारी बातें, तो आप कोई मौखिक साक्ष्य द्वारा उसको असिद्ध करने के लिए या अन्य कोई साक्ष्य जो है नहीं दे पाओगे। ये क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए ये कह रहा है विवादक तत्व नहीं, एक और रह गया अभी, ये 94 है। चलो इसको देखें फिर ऊपर वाला देखेंगे। 95 है ये विवादक तत्वों के स्पष्ट, उससे पहले 94 रह गया। 95 कहता है विवादक तत्वों के संदर्भ में अर्थहीन नहीं, पहला था सॉरी, विद्यमान तत्वों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध अपवर्जन। जी कह रहा है विद्यमान तत्व जो स्थिति मौजूद है उसके बारे, विवादक नहीं है, विद्यमान तत्वों के बारे में कह रहा है 94, ये विवादक तत्व 95। तो 94 देखेंगे, ये कहता है विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के रूप में लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। ये कह रहा है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती है, तब वह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तत्वों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। ये क्या कह रहा है, विद्यमान तत्व मतलब ये विवादक नहीं, विद्यमान तत्वों के बारे में कहता है कि कोई चीज वगैरह कहीं स्थित है, मान लो आपका घर है, खेत है जो वहां स्थित था और उसके बारे में सारे ब्यौरे जो है ठीक ठाक लिखे गए हैं, तो उसको असिद्ध करने के लिए कोई दूसरा साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी की बात है, आपका खेत है, उदाहरण दे रखा है, देखिए क्या लिख रखा है, खाको का रामपुर में 100 बीघे बाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है। क्या उसके 100 बीघा जमीन है, कहाँ थी, रामपुर में, तो ये रामपुर की 100 बीघा जो है अपनी संपदा किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है कि मेरी जो 100 बीघा संपदा कहाँ है, रामपुर में है, मैं उसको आपको बेचता हूँ। ठीक है, का के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किसी अन्य स्थान पर स्थित भिन्न माप की थी। क्या मतलब, ये कह रहा है कि उसकी कोई व्यक्ति, मान लो मेरी संपदा जो है रामपुर में है और 100 बीघा खेत है, उसके अलावा मेरी रामपुर में कोई दूसरी संपदा है ही नहीं, मैंने किसी अन्य व्यक्ति को वो संपदा बेची और उसमें लिखा कि मेरी रामपुर की जो 100 बीघा संपदा है वो मैं उसे बेचता हूँ। अब दूसरी पार्टी या कोई दूसरा व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि बोले फलाना ये वाला रामपुर बोले यहाँ का नहीं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं इंडिया में एक जगह के दो शहर होते हैं ना। अब हमने रामपुर अकेला लिखा और कुछ लिखा नहीं कहाँ का क्या है, बस इतना लिखा। अब आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि बोले रामपुर बोले ये यहाँ का है ही नहीं, फलानी जगह का रामपुर है, या मान लो किसी और जगह बोले इसकी इतनी संपदा नहीं है, दूसरी संपदा है, तो उसका मौखिक साक्ष्य देना चाहो तो उसकी देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो साक्ष्य आप नहीं दे पाओगे क्योंकि बात स्पष्ट है, उसके पास एक ही संपदा है और रामपुर में ही है और वो उसने स्पष्ट लिख रखा है, तो उसके लिए उसका आप खंडन नहीं कर सकते कि बोले फलाना रामपुर बोले एक और पड़ता है, बोले यूपी में पड़ता है, बोले कलकत्ता में भी पड़ता है, जैसे हैदराबाद जो शहर है ना, एक इधर भी पड़ता है एक पाकिस्तान में भी पड़ता है। अब आप कहोगे बोले इंडिया का हैदराबाद नहीं, बोले पाकिस्तान के हैदराबाद की बात हो रही, तो ऐसा आप साक्ष्य नहीं दे पाओगे, है ना। स्पष्ट जब है कोई बात तो उसका मौखिक साक्ष्य द्वारा आप खंडन नहीं कर पाओगे, तो उसी के बारे में ये कह रहा है। अब 95 कहता है विद्यमान तत्वों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। ये कह रहा है कोई विद्यमान तत्व वगैरह है उनके बारे में, कोई अर्थहीन दस्तावेज वगैरह है उनके बारे में साक्ष्य। कह रहा कोई दस्तावेज है और अर्थहीन आप दस्तावेज वगैरह पेश करते हैं उसके बारे में। ये कह रहा है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तत्वों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कभी कभी उसका भाव स्पष्ट नहीं होता है, दस्तावेज में तो चीज दे रखी है, ये कह रहा है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा
स्वयं स्पष्ट हो, मतलब भाषा तो स्पष्ट है, ये भी स्पष्ट है कि भैया कहाँ की क्या है, लेकिन लिखा है किंतु विद्यमान तत्वों के संदर्भ में अर्थहीन हो। मतलब कह रहा है भाषा तो स्पष्ट है, ये कह रहा है भाषा जो है स्पष्ट है, भाषा में कोई जो है कमी नहीं है, स्पष्ट है, ये कह रहा है भाषा स्पष्ट है, लेकिन जिस बारे में वो बात कर रही है उसका अर्थ जो है बोले ठीक नहीं निकल रहा, मतलब ये भाषा स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दस्तावेज में मान लो ये कह रहा है जी प्रॉपर्टी है, बोले इसके बारे में जब उसका अर्थ निकाल रहे हैं तो ठीक ठीक से अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा दिक्कत आ रही, बाकी सारी चीजें दिक्कत है। तो ये कह रहा है ऐसे मामले में फिर मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है उसको क्लेरिफाई करने के लिए, जब भाषा स्पष्ट हो, लेकिन अगर भाषा स्पष्ट नहीं है तो नहीं दे सकते, अपन पहले पढ़ चुके, असंदिग्ध है भाषा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन भाषा वगैरह सारी चीजें ठीक है, केवल इतनी सी बात अड़ रही है कि वो बोले वो उस बारे में नहीं हो रहा, थोड़ा मैच नहीं खा रहा, तो फिर उसका क्लियरिफिकेशन देने के लिए आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो। ये क्या कह रहा है देखिए, ये उदाहरण उसी का है, ये कह रहा है खाको का मेरा कलकत्ते गृह का गृह विलेख द्वारा बेचता है, का कलकत्ते में कोई गृह नहीं है, किंतु यह प्रतीत होता है कुछ के हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय से खा के कब्जे में था, उन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सके कि विलेख के संबंध में हावड़ा में गृह था। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, देखिए दो, आप जानते हो कि कलकत्ता ही में हावड़ा है, हावड़ा हावड़ा कहाँ है, कलकत्ते में ही है, कलकत्ता शहर है उसी में हावड़ा है, हावड़ा एक जगह है, हावड़ा ब्रिज का नाम भी सुना होगा आपने, तो वो हावड़ा जगह अलग ही है, हालांकि वो कलकत्ते में आती है, लेकिन नॉर्मली जो जैसे कि नॉर्मली जो कलकत्ते में लोग रहते हैं या जो हावड़ा में लोग रहते हैं वो भी कहते हैं हम कलकत्ता में रह रहे हैं, हालांकि वो है तो कलकत्ते में ही उसी के अंतर्गत आती है, लेकिन वो अलग है ना। जैसे मुंबई है आपका, मुंबई में लोग थाने में रहते हैं, मुंबई के पास जो आपके कल्याण वगैरह में रहते हैं लोग, वो सब कहते हैं मुंबई में रहते हैं, लेकिन मुंबई अलग है, थाने अलग है, हालांकि वो पूरा एरिया एक ही है, लेकिन है जगह अलग अलग, क्योंकि थाने अलग डिस्ट्रिक्ट हो जाता, मुंबई अलग डिस्ट्रिक्ट हो जाता। ऐसे ये कह रहा है कि जो हावड़ा में उसकी जमीन थी, उसकी जमीन थी, अब उसने दस्तावेज लिखा तो उसने लिख दिया कि मेरी कलकत्ता में जो घर है मैं आपको बेचता हूँ, ऐसा उसने लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कलकत्ता में कोई और घर है ही नहीं, और मतलब कलकत्ता में एक घर के अलावा उसका कोई दूसरा घर उस शहर में है ही नहीं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि जो कलकत्ता उसने लिखा है, कलकत्ता का मतलब उसका था हावड़ा, क्योंकि चूंकि स्पष्ट है ना। अब ये जानते, देखिए इसमें इसमें इसीलिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि कलकत्ता जो है, हावड़ा जो है कलकत्ते में ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली मौखिक साक्ष्य से। हाँ, इस पर स्पष्टीकरण जरूर हो जाएगा कि वो कलकत्ता लिखा है, क्योंकि नॉर्मली सब लोग कलकत्ता ही लिखते हैं, हावड़ा में रह रहे हो क्या कहीं भी रह रहे हो, जैसे लोग नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, सब कहते हैं हम दिल्ली में रह रहे हैं आस पास के, तो वो बात कह रहा है कि भैया वो सब लोग कहते हैं उसी तरीके से बोले, ये सब इस तरीके से उसे क्लियरिफिकेशन देने के लिए जो है मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि जो हावड़ा है कहाँ है, वो कलकत्ता ही में है, तो इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है, जब भाषा स्पष्ट हो तब। अब देखिए 96 क्या कहता है, 96 कहता है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को ही लागू हो, ये कह रहा है वो भाषा जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को ही लागू होती है, उसके बारे में 96 क्या कहता है, ये कहता है जबकि तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से एक को ही लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती है तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किसको लागू होने वाली वह आश्रित थी। ये कह रहा है कि कोई मान लो कोई बात होती है, अब वो बात किसी एक ही को पर्टिकुलरली अगर लागू हो सकती, दो तीन चीजें थी उनमें से किसी एक पर ही वो फिट बैठती है, तो कह रहा है उस बारे में भी जो है साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या कह रहा है, का 1000 रुपए में सफेद घोड़ा खा को बेचने का करार करता है, का के पास 2 सफेद घोड़े हैं, ये भी उदाहरण आता है। ये कह रहा है कि भैया उसने सफेद घोड़ा 1000 बेचने में करार किया कि भैया 1000 में मैं आपको सफेद घोड़ा दूंगा, है ना। अब उसके पास तो दो क्या चार मान मान लो सफेद घोड़े थे, तो अब इस बात का स्पष्टीकरण देखिए, सफेद घोड़ा दिया इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारे सफेद घोड़े दिए, उसने ये कहा कि मैं एक सफेद घोड़ा दूंगा, अब उसके पास मान लो 2 सफेद घोड़े थे, तो कौन सा सफेद घोड़ा देना चाहता था वो आपको, तो उसका स्पष्टीकरण, क्योंकि दोनों में से एक ही घोड़े पे बात लागू होगी ना, या तो ए पे या बी पे, जो भी 2 घोड़े हैं, तो ये कह रहा है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए जो है साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये हैदराबाद और हैदराबाद का उदाहरण आ गया जो अभी मैंने बताया था, खा के साथ का हैदराबाद जाने के लिए करार करता है, यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अभिप्रेत है या सिंध का हैदराबाद अभिप्रेत, सिंध का हैदराबाद पाकिस्तान में पहुंच गया,
सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में, तो अब हैदराबाद पाकिस्तान में भी है और एक इंडिया में भी। तो ये कह रहा है कि भाई भारत का हैदराबाद की बात कर रहा है या पाकिस्तान का, आपने एग्रीमेंट किया, करार किया कि भैया हम आपके साथ हैदराबाद चलेंगे। तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों में से दो हैदराबाद है, तो कौन सा हैदराबाद जा रहे थे आप? पहले तो इंडिया ही में थे ये दोनों, अब अलग अलग हो गए। तो उसमें पहले ये साक्ष्य, चूंकि 1872 में इंडिया में थे, तो ये भैया ये बात साक्ष्य करने के लिए, साबित करने के लिए दिया जा सकता है शायद, कौन सा हैदराबाद, दक्षिण का हैदराबाद या फिर सिंध का हैदराबाद, कौन से हैदराबाद जाने की बात आपने की थी आपस में, तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। कई जगह आपने देखा होगा एक शहर के, एक एक शहर के जो है दो नाम होते हैं ना, दो दो शहरों के। अब देखिए सेक्शन जो है, सेक्शन 97, एक या दो और बचे हैं। ये कहता है तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को वह भाषा पूरी 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 की पूरी ठीक ठाक लागू होती है, उनमें से एक को भाषा का लागू होने के बारे में साक्ष्य। कह रहा है कोई तत्व वगैरह है उसमें ठीक ठीक या पूरी पूरी लागू होती है, उसके बारे में। एक या दो ही सेक्शन बचे, ज्यादा नहीं। देखिए ये कह रहा है 97, जबकि प्रयुक्त भाषा भागते विद्वान तत्वों के एक संवर्ग और भागते विद्वान तत्वों के अन्य संवर्गों को लागू होती है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को ठीक ठाक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसको ठीक रूप से लागू होती है या विपरीत। ये कह रहा है दो लोग हैं, अगर भाषा ऐसी है, या तो एक को ठीक ठीक लागू होती है या एक को नहीं होती, तो उनमें से साक्ष्य दिया जा सकता है कि जो जो भाषा है किस पर बोल मिला के ठीक बैठती है। ऐसे में जो है आप साक्ष्य दे सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए बस इसका। ये कह रहा है खा को मेरी भा में स्थित माँ में अधिभोग, ये कह रहा है खा को मेरी भा में स्थित माँ के अधिभोग में भूमि बेचने का करार करता है। का के पास भा में स्थित भूमि है किंतु माँ के कब्जे में नहीं है, ठीक है। तथा उसके पास माँ के कब्जे वाली भूमि है किंतु वह भा में स्थित नहीं है। यह दर्शित करने वाले तत्वों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था। ये समझ में आया उदाहरण? ये कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया मेरे एक व्यक्ति के, वो ये कह रहा है कि मैं अपनी संपत्ति बेचना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि भैया ए के कब्जे में जो संपत्ति है मेरी, ये मान लो ये व्यक्ति है, इसको बी मान लो। ये क्या कह रहा है कि भैया जो ए के कब्जे में मेरी संपत्ति है, मैं उसको बेचने की बात कर रहा है। जो ए के कब्जे में है, मान लो कोई घर है, मान लो जो ए रहता है उसमें, वो कह रहा है कि जो उसमें ए रहता है वो घर में बेचे। अब वो घर कहाँ है, वो कह रहा है, वो घर कह रहा है कि भैया वो घर एक्स में, मान लीजिए एक्स नाम की जगह है, कोई एक्स नाम की जगह शहर है, बोले एक्स नाम के शहर में, बोले ए के कब्जे में जो घर है मैं बेचने की संविदा करता हूँ, है ना। ये बात हुई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो उसका उल्टा हो रहा है, बोले जिस घर को वो बेचने की बात कर रहा है एक्स में, तो पहले वो पहली बात तो जो कह रहा है कि एक्स नाम के शहर में पहली बात तो उसका कोई घर नहीं है, और जो संपत्ति ए के कब्जे में है वो क्या है, किसी अन्य शहर में, मान लो एक्स डब्ल्यू में, मान लो यहाँ है। अगर मान लीजिए वो यहाँ है ए के कब्जे में, या मान लो ए के कब्जे में नहीं है, मान लो वो जो जिस बात के बारे में कर रहा है ये बात, वो संपत्ति कहाँ है, डब्लू वाले स्थान पे। ये कह रहा है कि एक्स में उसकी कोई संपत्ति नहीं, जबकि डब्लू में है। और जो डब्लू में संपत्ति वो ए के कब्जे में नहीं है, वो मान लो तो वाई के कब्जे में मान लो। तो इस तरीके की बात है। तो इसमें ये साबित करने का साक्ष्य दिया जा सकता है कि भाई कौन सी संपत्ति के बारे में बात कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि इसके कब्जे में, जबकि उसके कब्जे में कोई संपत्ति है नहीं। उसके कब्जे में जो संपत्ति है वो एक्स शहर में नहीं है, वो जेड डब्ल्यू वाले शहर में है ना। इस तरीके का आपस में जो है वो हो गया है दिक्कत, कि जो बात वो कह रहा है वो दूसरे शहर में है, और जिसके कब्जे में वो उसके कब्जे में नहीं है। तो दो बातें हैं इसमें। तो ऐसे बारे में, ये ऐसे जो तथ्य होते हैं उसके बारे में साक्ष्य देने के लिए दिया जा सकता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि उसकी जो जो संपत्ति है वो उनमें से कौन सी संपत्ति बेचना चाह रहा था। एक एक कब्जे में है, आप कह रहे हो मान लो ग्वालियर की कह रहे हो, ग्वालियर में नहीं है, उसकी बोले डबरा में है। एक्स के कब्जे में है लेकिन वो डबरा में, तो कौन सी संपत्ति बेचना है। और जो ग्वालियर की संपत्ति है वो आप कह रहे हो एक्स के कब्जे में, वो एक्स के में नहीं है, वो वाई के कब्जे में है। तो इन दोनों में से कौन सी संपत्ति बेचना चाह रहे हो। तो ये कह रहा है उस बार में से साक्ष्य दिया जा सकता है कि ग्वालियर की बेचना है कि डबरा की बेचना है, कौन सी बेचना है। तो उसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। अगला कहता है ना पढ़ी जाने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। ये कह रहा है कुछ ऐसी लिपि है जो ना पढ़ी जा सकती। अब ना पढ़ी जाएंगी, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए। ये क्या कहता है, ऐसी लिपि का जो पढ़ी ना जा सके या सामान्य से समझी ना जा सके जाती हो, विदेशी अप्रचलित परिभाषित स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोग या संक्षेपकारों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भैया लिपि वगैरह जो होती है, आकृतियां वगैरह जो होती है जिनको पढ़ा ना जा सके, तो उसका अर्थ कोई विशिष्ट भाव में प्रयोग किया जा सकता था, उसका जो है साक्ष्य दिया जा सकता है। कोई भी विशेषक वगैरह जो होते कि भाई जो लिपि थी पढ़ी नहीं जा सकती, इसका किस अर्थ में, किस सेंस में जो इसका अर्थ लगाया गया था, उस भाव का जो है साक्ष्य दिया जा सकता है। उदाहरण दे कह रहा है, एक मूर्तिकार का मेरी प्रतिमाएं का को बेचने का करार करता है, ये आता है उदाहरण। का के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं, यह दर्शित करने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था, साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये कह रहा है कि एक मूर्तिकार था, एक जो शिल्पकार था, जो मूर्ति बनाता था, ऐसा कोई व्यक्ति था, वो मूर्ति बेचने का वो क्या करता है, वो ये करार करता है, बेचने का करार करता है प्रतिमा कि मेरी सभी प्रतिमाएं जो मेरे पास है मैं आपको बेचने का करार कर रहा हूं। तो ये कह रहा है उस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि वो मूर्ति बेचना चाहता था, कि मूर्ति के साथ जो अपने औजार वगैरह हैं जो उसके जिससे वो मूर्ति वगैरह बनाता है वो भी बेचना चाहता है। तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है। उसने कहा ना कि सारी प्रतिमाएं जो मेरे पास है सारा ले जाओ। तो अगर आप जैसे आपने किसी से कहा कि जो भी हमारे पास है ले जाओ, अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप रखना चाहते होंगे, सारे का मतलब ये थोड़ी ना आप दे दोगे। तो ये कह रहा है उसमें तो इतना साक्ष्य दिया जा सकता है कि उन सारी चीजों में से कितनी जो है आप बेचना चाह रहे थे। ठीक है, 99 देखिए, इसके बाद लास्ट है 99। 99 कहता है दस्तावेजों के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य दे सकेगा। ये कह रहा है कोई जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लिखा है आपने, कोई इसमें शर्तों में फेरफार वगैरह करते हैं तो उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। ये कह रहा है वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार हैं, उसके हित प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे किन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालिक करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये कह रहा है डॉक्यूमेंट में जो भी बाद में आपने शर्तों में फेरफार वगैरह किया है तो उसका भी साक्ष्य आप दे सकते हैं कि पहले ये शर्तें थी, अब हमने बाद में बोले इनको थोड़ा सा चेंज कर लिया था, तो उसके बारे में साक्ष्य दिया जा सकते हैं। उदाहरण भी दे रखा है, का और खा संबंधा करते हैं कि का को कुछ कपास खा बेचेगा जिसके लिए संदाय कपास के प्रदान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि का को 3 माह की प्रत्यय दिया जाएगा, 3 माह का प्रत्यय दिया जाएगा। साख या उधार, मतलब प्रत्यय मतलब उधार, प्रत्यय दिया जाएगा। का और खा के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता कि किया जा सकता, किंतु यदि गा के हित पर प्रभाव डालता है तो गा द्वारा दर्शित किया जा सकेगा। तो ये कह रहा है ये तथ्य तो साबित नहीं कर सकते कि उधार वगैरह वाली बात होती, लेकिन अगर वो किसी के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो फिर उसका जो है साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, लास्ट और देखिए इसका 100 है, सेक्शन 100। सेक्शन 100 कहता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। बिल पर प्रभाव नहीं डालता। जी देखिए, ये कहता है इस अध्याय की कोई बात बिल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में प्रभाव डालने वाली नहीं समझी। ये याद रखेंगे कि जो एविडेंस एक्ट है वो बिल पर प्रभाव नहीं डालता है ना, बिलों पर जो वसीयत वगैरह होती है उन पर प्रभाव नहीं डालता। जो वसीयत अधिनियम है या उत्तराधिकार अधिनियम है उसके अधीन जो भी बिलें लिखी जाती हैं तो भारतीय एविडेंस एक्ट जो है बिलों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उसको सेव किया गया है। तो ये जो अधिनियम है आपका बिलों पर प्रभाव नहीं डालता, उनको छेड़खानी नहीं करता कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये याद रखेंगे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन जो बिल वगैरह बनाई जाती है वो क्या है कि धारा 100 के तहत क्या है, सेविंग किया गया है, उन पर ये जो अधिनियम है प्रभाव नहीं डालता। बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है कल देखेंगे भाग 3। कल परसों नरसों या 2 या 3 दिन लगेंगे बस, जो खत्म हो जाएगा फिर आईपीसी। ठीक है, चलिए।